हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि क्लास 12th के हमारे सभी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अब बोर्ड एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है और अब सीरियस वाले स्टूडेंटों को और भी ज्यादा सीरियस होने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं अभी भी वो सीरियस नहीं है। तो जो सीरियस नहीं है उनको छोड़िए, आप सीरियस हैं तो आप और भी ज्यादा सीरियस हो जाइए, क्योंकि समय हमारे पास बहुत ही कम बच गया है। और आज हम लेकर आ चुके हैं क्लास 12th फिजिक्स के पूरी किताब के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को हम कराने वाले हैं। 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को आज के इस वीडियो में कराने वाले हैं, जो कंसिस्टेंट बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो मैं इतना कहूंगा कि जितने स्टूडेंट सीरियस हैं वो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और कॉपी पेन लेकर बैठिए, समझते हुए, सीखते हुए प्लस नोट डाउन करते हुए चलना है, ठीक है ना। चलिए जी, तो यहां पे एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड, ये थोड़ा सा पेन का निप निकल गया था। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन आ जाता है, जो देख सकते हैं आप, मतलब मैं ये कह सकता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी। ट्रांसफार्मर की रचना तथा कार्यविधि का वर्णन कीजिए और इसकी पतली लोह क्रोड का क्या महत्व होता है। यहाँ पे सिंपल सी बात करें ना, तो ट्रांसफार्मर क्या होता है इसके बारे में हमें पूरी तरीके से ट्रांसफार्मर के बारे में हमें पूरी तरीके से बता देना है। तो ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है, या हम यूं कह सकते हैं ट्रांसफार्मर क्या है, एक ऐसा यंत्र है या एक ऐसा मशीन है जिसमें हम जो एसी धारा है ना, एसी धारा को अधिक कर सकते हैं और कम किया जा सकता है। मतलब ट्रांसफार्मर एक कंट्रोलर की तरह है, एक कंट्रोल करने वाला यंत्र है। ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है, युक्ति है या मशीन है जो प्रत्यवर्ती धारा को अधिक या कम कर सकता है। अल्टरनेटिव करंट है, इसको कम या अधिक कर सकता है। तो यही बात हमने लिखा हुआ है सबसे पहले ट्रांसफार्मर की परिभाषा में। क्या हमने लिखा है जी कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है या यंत्र है जिसकी सहायता से प्रतिवर्ती वोल्टेज को कम या अधिक किया जा सकता है। प्रतिवर्ती वोल्टेज को, प्रतिवर्ती धारा को कम या अधिक कर सकते हैं। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि जो विद्युत धारा हमारे घरों में जो करंट आ रहा है उसको कम या अधिक ट्रांसफार्मर की सहायता से किया जा सकता है। हम कहते हैं ना स्टेबलाइजर अपने घर में लगवा दीजिए, वो स्टेबलाइजर क्या है, एक प्रकार का ट्रांसफार्मर ही है, समझ रहे हैं ना। और उससे क्या होता है, वो धारा को कंट्रोल करता है। चलिए उस पर डिटेल में हम नहीं जाएंगे, हमने यहाँ पे एक फिगर बनाया हुआ है, अभी हम इस फिगर को भी समझाएंगे, उसकी टेंशन आप ना लें। दूसरा एक नियम आता है, दूसरा हम ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। तो देखिए ट्रांसफार्मर जो होता है ना, वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर? ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। या अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत ना कह दिया कर, आप ये भी कह सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये आप याद रखिएगा, मैं दो चीजें बता रहा हूं, या तो कह दे ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, या आप ये भी कह सकते हैं ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है ना। दोनों बात एक ही है, जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है वही अन्योन्य प्रेरण भी है जी, ठीक है ना। थोड़ा बहुत मतलब इसमें जब डीप में जाएंगे तो हल्की सी अंतर है, वो यहाँ पे अंतर वो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं इतना कहूंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या कह देता है, कहता है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। अब वहां पे आपने पढ़ा है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो अन्योन्य प्रेरण आप ढूंढेंगे तो वहां पे नहीं रहेगा, वहां पे रहेगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो आप विद्युत चुंबकीय प्रेरण ही टिक करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या बताया, हमने ये बताया ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका मतलब क्या हुआ, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत में क्या बताया गया कि जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो प्रथम कुंडली में क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण प्रथम कुंडली के पास रखे दूसरी कुंडली में भी चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण द्वितीय कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। मैं जानता हूं आपको समझ में नहीं आया होगा। अच्छा, इतना आया या नहीं? ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है।
इतना आ गया ना, इतना आ गया, तब शेष हम आपको समझा देते हैं। यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे दो कुंडली है। सपोज डेट एक हम यहाँ पे एक कुंडली बना लेते हैं, ये हमारे पास एक ये कुंडली है। सपोज डेट ऐसा हम मान लेते हैं, सपोज डेट ऐसा हमने मान लिया, इसमें हमने सेल या बैटरी लगा दिया। चलिए, ये हमारे पास एक पहली कुंडली है, इसको प्राथमिक कुंडली फर्स्ट कह रहे हैं। और यहाँ पे एक द्वितीय कुंडली है, इसके बहुत ही पास ये हमारा द्वितीय कुंडली है, इसमें धारा नियंत्रक लगा दिया है, ये हो गया। समझ रहे हैं ना, ये प्राथमिक कुंडली है, ये हमारा क्या है, द्वितीय कुंडली है। तो जब हम प्राथमिक कुंडली में धारा को प्रवाहित करते हैं, अब विद्युत धारा के मान को कम या अधिक करते हैं, तो क्या होता है ना, प्राथमिक कुंडली में भी चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। अब इसमें चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा, तो प्राथमिक कुंडली के पास ही है द्वितीय कुंडली, बहुत ही पास ही है, तो उसके कारण ना इसके भी कुंडली में भी ना चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होने लगता है। मतलब पहले इसमें होता है और इसके पास होने के कारण इसमें भी चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण द्वितीय कुंडली में क्या होता है, एक धारा उत्पन्न हो जाती है। और इसी घटना को ही हम अन्योन प्रेरण का सिद्धांत कहते हैं। देखिए, अन्य किसी से प्रेरित होकर इसमें भी धारा बहने लगी, यही तो अन्योन प्रेरण है ना। तो देखिए, यही बात हम कह रहे थे, ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अर्थात जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, देखिए मैं यही से बोल रहा हूं कि जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, तो प्राथमिक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण प्रथम कुंडली के पास रखे द्वितीय कुंडली में भी चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण द्वितीय कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। यही तो आपको सिंपल सा यही बात हमने लिखा हुआ है। आशा करता हूं आप एक बार पढ़ेंगे, इसको समझ में आपको आ जाएगा। सेम टू सेम जो हमने बोला ना, वही एक बार ले जाइए पीछे, सुनिए, आपको याद हो जाएगा। तो ये हम इरेज कर देते हैं, ये बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये हम अपने तरफ से आपको समझा दिए हैं। तो हमने जान लिया ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत जान लिए। अब इसकी बनावट हम जानेंगे, इससे पहले मैं बता दूं, देखिए यहाँ पे क्या है, ये आयताकार पतलित क्रोड है, ये आयताकार पतलित क्रोड है। इसको एक के ऊपर एक रखकर ये हमारा क्या बनाया गया है, एक के ऊपर एक रखा जाता है ट्रांसफार्मर में, ठीक है ना। ये आयताकार की तरह है कि नहीं, आयताकार पतलित क्रोड होता है, जिसको एक के ऊपर एक रखकर बनाया जाता है। तथा इसके एक सिरे में हम क्या करते हैं, एक सिरे को हम प्रत्यवर्ती धारा, ये प्रत्यवर्ती धारा है, तो प्रत्यवर्ती धारा स्रोत से जोड़ देते हैं, ठीक है ना। और इसको यहां से हम एक प्राथमिक कुंडली हम ले लेते हैं, और यहाँ पे इसके दूसरे सिरे पर एक क्या होता है, द्वितीय कुंडली लगा होता है। चलिए हम बनावट जानेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे बनावट तो हम जानेंगे ही, इससे पहले एक चीज और हम जानना चाहेंगे यहाँ पे कि ट्रांसफार्मर के प्रकार, क्योंकि जब भी पूछता है तो इसको घुमाकर पूछता है ना, तो इसमें उपचाई और अपचाई ट्रांसफार्मर के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो चलिए हम थोड़ा सा इसको बारे में पहले जान लेते हैं, फिर हम इसकी ट्रांसफार्मर की बनावट पर आएंगे, ठीक है ना। चलिए उसका टेंशन आप ना लें, हम कराएंगे, सब कराएंगे। समय लग रहा है तो लगने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यहां पे हमसे क्या कहा गया, उपचाई ट्रांसफार्मर। उपचाई ट्रांसफार्मर मतलब ऐसा ट्रांसफार्मर जो निम्न प्रत्यवर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यवर्ती वोल्टेज में बदल देता है, उसे उपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, ऐसा ट्रांसफार्मर जो क्या करता है, निम्न प्रत्यवर्ती वोल्टेज को, मतलब हम ये कह सकते हैं कि लो वोल्टेज को क्या कर देता है, हाई वोल्टेज में क्या कर देता है, चेंज कर देता है। ऐसा कोई भी ट्रांसफार्मर जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में चेंज करेगा, उसे उच्चाई ट्रांसफार्मर कहते हैं, ठीक है ना। इस उच्चाई ट्रांसफार्मर के में क्या होता है, द्वितीय कुंडली में जो फेरों की संख्या है वो अधिक होती है प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या से, ये आप याद रखेंगे। द्वितीय कुंडली, एस मतलब सेकेंड और एन मतलब फेरों की संख्या, तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या जो होती है वो प्राइमरी कुंडली में फेरों की संख्या से अधिक होता है। ये जिधर चिन्ह रहता है उधर वाला अधिक होता है, तो ये बात आप याद रखेंगे।
उसके बाद आता है अपचाई ट्रांसफार्मर। अपचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है, ऐसा ट्रांसफार्मर जो हाई वोल्टेज को क्या कर देता है, लो वोल्टेज में, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में चेंज कर देता है, उसे अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। ऐसा ट्रांसफार्मर जो उच्च प्रतिवर्ती वोल्टेज, मतलब उच्च वोल्टेज को क्या करता है, निम्न वोल्टेज में प्रतिवर्ती बदल देता है, उसे अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें एक चीज मैं बता दूं, इसमें क्या होता है, प्राथमिक कुंडली में जो फेरों की संख्या है वो अधिक होता है द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या से, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या से अधिक होता है। आशा करता हूँ ये बात समझ के होंगे। एक और चीज जान लीजिए, ट्रांसफार्मर की बनावट या रचना। अब ट्रांसफार्मर की बनावट कैसी होती है, इसकी रचना क्या होता है, तो ये भी हम जान लेते हैं। तो देखिए क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है, इसमें नर्म लोहे की पट्टियों को एक के ऊपर एक रखकर आयताकार पतलित क्रोड बनाते हैं। हमने बताया ना कि इसमें नर्म लोहे की पट्टियों को एक के ऊपर एक रखकर आयताकार पतलित क्रोड बनाते हैं, आयताकार पतलित क्रोड बनाते हैं। ठीक है ना, तथा तांबे के तार को लपेटकर दो कुंडलियां बनाई जाती हैं। तथा इसमें हम क्या करते हैं, तांबे के तार को इस तरीके से लपेटकर, इसमें तांबे के तार को इस तरीके से लपेटकर दो कुंडलियां बनाते हैं और प्राथमिक कुंडली को प्रत्यवर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया जाता है। और जो ये प्राथमिक कुंडली है इसको हम क्या करते हैं, इसको प्रत्यवर्ती धारा, प्राथमिक कुंडली को प्रत्यवर्ती धारा स्रोत से मतलब एसी से जोड़ दिया जाता है। तो ठीक ऐसा ही ना किया गया जी। सबसे पहले एक नर्म लोहे के धातुओं को मतलब एक नर्म लोहे के धातुओं को एक के ऊपर एक रखकर आयताकार पतलित क्रोड बनाते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें यहाँ पे लिखा गया है कि इसमें तांबे के तार को लपेटकर, मतलब ये जो तार है ये तांबा का है, तो इसमें तांबे के तार को लपेटकर दो कुंडलियां बनाई जाती हैं। ये रेड वाला कुंडली है जी, दो कुंडलियां बनाई जाती हैं। और ये जो प्राथमिक कुंडली है पी, इसको प्रत्यवर्ती धारा स्रोत से हम जोड़ देते हैं और द्वितीय कुंडली को वैसे ही छोड़ देते हैं। तो बताइए बनावट आपको समझ में आया या नहीं आया? बिल्कुल आ गया होगा। तो जैसे ही बनावट हमारा कंप्लीट होता है, अब उसके बाद हम जान लेते हैं इसकी कार्यविधि। कार्यविधि क्या होता है, तो वही बात इसमें लिखा गया है कि प्राथमिक कुंडली को प्रत्यवर्ती वोल्टेज जोड़कर धारा प्रवाहित करते हैं। तो क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण उसके पास रखे द्वितीय कुंडली में भी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। देखिए क्या यहाँ पे कहा गया, ये हमारे पास एक आयताकार पतलित क्रोड है। इसमें क्या लगे हैं, इसमें यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पर इस तरीके से ये है जी, यही है, ये हमारा द्वितीय कुंडली है, ये हमारा प्राथमिक कुंडली है। और द्वितीय कुंडली का थोड़ा सा मैं यहाँ पे फिगर बनाकर अगर दिखा दूँ तो ये हमारा सपोज डेट ये प्राथमिक कुंडली है और ये हमारा द्वितीय कुंडली है, यही है ना। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे प्रत्यवर्ती धारा स्रोत से जुड़े हुए हैं। तो जब हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो देखिए यहाँ पे कहा गया प्राथमिक कुंडली में प्रत्यवर्ती वोल्टेज को जोड़कर धारा प्रवाहित किया जाता है। प्राथमिक कुंडली में प्रत्यवर्ती वोल्टेज को जोड़कर हम क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं। तो पहले प्राथमिक कुंडली में क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा। तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण इस प्राथमिक कुंडली के पास रखे द्वितीय कुंडली में भी चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा, जिसके कारण उसके पास रखे द्वितीय कुंडली में भी क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। और जैसे इसमें चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा तो इस द्वितीय कुंडली में भी एक क्या होगा, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगा। सिंपल सा है, कुछ ज्यादा नहीं, एक बार पढ़ेंगे सब याद हो जाएगा आपको, ठीक है ना। चलिए, तो इसको कुछ नहीं करना है, केवल ये आपको हमने बार बार बता भी दिए हैं कि पहले में प्रवाहित करेंगे तो उसमें चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा, फिर उसके पास रखे द्वितीय कुंडली में भी चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा। तो ये हमने बता दिए हैं आपको, ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा गणना हमें करना है, वो हम कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। तो हम यहाँ पे गणना करेंगे अगर, तो हम जानते हैं फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम,
फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम। तो फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम हम एक ही जानते हैं, मतलब दो होता है तो हम द्वितीय वाला लगाते हैं। तो यहाँ पे एक हम जानते हैं कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल का इन्होंने फॉर्मूला दिया वो यहाँ पर दिया है E=-n और d∅/dt, ये इन्होंने दिया है। तो ये हम विद्युत वाहक बल है, n क्या है, फेरों की संख्या है, d∅ चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या है, dt क्या है, समय है। तो देखिए हम यहाँ पे दो कुंडलियां हैं, तो प्राथमिक कुंडली के लिए अगर विद्युत वाहक बल निकाले तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या n1 लिख देंगे। तो ये हमारा प्राथमिक कुंडली के लिए हो गया, प्राथमिक कुंडली के लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल। अब द्वितीय कुंडली के लिए अगर प्रेरित विद्युत वाहक बल जो देखे तो E2=-n2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, d∅ क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो ये द्वितीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन हो जाएगा, सॉरी द्वितीय फ्लक्सों के द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ये प्राथमिक कुंडली है, और ये हमारा क्या है, द्वितीय कुंडली है। ये हमारा द्वितीय कुंडली है। तो ये प्राथमिक कुंडली है, ये द्वितीय कुंडली है। अगर हम समीकरण इसको फर्स्ट मानते हैं, इसको समीकरण सेकंड मानते हैं, तो समीकरण फर्स्ट में सेकंड का भाग देंगे, समीकरण फर्स्ट में 2 का भाग देने पर, तो अगर हम दे देते हैं तो ये क्या होता है, E1/E2=-n1/-n2। यहाँ पे ये हमारा मेन बटा हो जाएगा, ये -n1 और d∅/dt, और ये -n2 d∅/dt। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमने दे दिया है, ये माइनस से माइनस कैंसिल, d∅/dt से d∅/dt कैंसिल। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे ये E1 क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा, और ये n1 क्या हो जाएगा, n2 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया जी, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कि ये हमारा है प्राथमिक कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है, और द्वितीय कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल का अनुपात जो होता है वो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। ये बात आप याद रखेंगे। तो यहाँ तक आप कर देंगे, बाकी सब समाप्त हो जाएगा। तो अगर आपको ट्रांसफार्मर के बारे में पूरा वर्णन करना है, परिभाषा, सिद्धांत, फिगर ये बनाइएगा, फिर ये आप लिखिएगा, फिर इसकी बनावट बताइएगा, अब फिर इसकी कार्यविधि बताकर फिर इतना लिखेंगे, तब आपको मिलेगा फुल नंबर। मैं कोई भी इजी ट्रिक से नहीं बताता हूँ, जितना सिंपल हो सके वो हम सिंपल बताते हैं। इजी ट्रिक का मतलब, मेरा कहने का मतलब है ये नहीं कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट हम बताते जो आपको इजी भी हो, आप उसको बोर्ड एग्जाम में करके आए, 5 नंबर की जगह पर 2 नंबर आपको दे दिया जाए, आप खुश नहीं हो, तो वैसे हम ट्रिक नहीं बताते जी। हम वैसा ट्रिक बताएंगे कि जो 5 नंबर का है तो आपको थोड़ा हार्ड पड़े, बट 5 में 5 नंबर आपको मिले, वो हम बताएंगे जी। भले ही आज हमें पसंद करें या ना करें, भले ही मेरी पढ़ाई को आपको पसंद आए या ना आए, बट मैं दिल से कहूंगा कि मैं जो सही है वही हम करेंगे जी। भले ही थोड़ा लॉन्ग होगा, थोड़ा बड़ा होगा, बट जो सही होगा वही हम कराएंगे। ये नहीं कि छोटा हम बता दें और बाद में आप कहें कि सर हमारा लिखे तो थे पर नंबर नहीं आया। सुने भी होंगे आप, स्टूडेंट कहते हैं सर हम लिखे तो थे, सभी क्वेश्चन हमने किया है, बट नंबर नहीं आया। क्यों नहीं आए? क्योंकि आपने उस तरीके से नहीं लिखे जिस तरीके से आपको फुल नंबर मिलने चाहिए थे। आपने उतना नहीं लिखा जितना आपको लिखना चाहिए था। समझ रहे हैं ना? तो समझ रहे हैं तो अच्छी बात है। चलिए हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। दूसरा भी हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 20, 22 और 25 में पूछा गया है, 5 नंबर में। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, प्रतिवर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत और कार्य प्रणाली चित्र द्वारा समझाइए। मतलब सिंपल सा कहें, प्रतिवर्ती धारा जनित्र, जिसे हम डायनोमो भी कहते हैं, जिसे विद्युत जनित्र भी कहा जाता है, तो इसको पूरा वर्णन कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पे वर्णन करते हैं।
प्रतिवर्ती धारा जयनित्र कहे या विद्युत जयनित्र कहे या डायनेमो कहे, याद रखेंगे सभी तीनों एक ही हैं। नाम से कंफ्यूजन होकर ये ना करिएगा कि छोड़ के चलिए आइएगा, ठीक है ना। चलिए, तो अब ये क्या करता है, तो ये भी एक क्या है, ये भी एक यंत्र है, मशीन है। तो डायनेमो क्या है, यह एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जो क्या करता है जी, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। यांत्रिक ऊर्जा मतलब पेट्रोल लेगा या डीजल लेकर अब विद्युत ऊर्जा दे देगा। तो डीजल या पेट्रोल क्या है, वो यांत्रिक ऊर्जा है, और जिससे वो क्या कर रहा है, विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है। डायनेमो वास्तव में जो जनरेटर होता है ना, जो शादी विवाहों में लाइट आता है तो जनरेटर का उपयोग करते हैं, वही है जी। जो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा मतलब फ्यूल को लेता है, अब विद्युत ऊर्जा देता है। ठीक है, तो परिभाषा आप समझ ही गए होंगे। चलिए जी, अब इसका सिद्धांत हम जान लेते हैं। तो ये भी जो याद रखेंगे, ये भी जो मतलब ये भी क्या होता है, फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, मतलब जो विद्युत चुंबक जो क्या है डायनेमो है ना, वो फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। वही अन्योन प्रेरण का सिद्धांत हम कह सकते हैं। तो फैराडे जो डायनेमो है वो फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अर्थात इसका मतलब वही है जो अभी हमने ट्रांसफार्मर में बताया कि अगर पहली कुंडली में हम क्या करेंगे, ये प्राथमिक कुंडली है, अब प्राथमिक कुंडली में अगर चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा तो इसके पास रखा ये हमारा, इसके पास रखा जो द्वितीय कुंडली है ना, इसके पास रखा ये द्वितीय कुंडली है, इसमें भी चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा, जिसके कारण ये द्वितीय कुंडली में एक क्या होगा, एक प्रेरित धारा उत्पन्न होगा। यही बात यहाँ पे लिखा गया है। अर्थात जब किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, देखिए जब किसी, अब यहाँ पे घुमाने से तत्पर कर दिया गया वो आपेक्षिक गति होता है, बट उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, जब कोई भी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। मतलब सिंपल सा कहें तो यहाँ पे याद रखेंगे कि यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जब ये मान लेते हैं सपोज दैट ये हमारे पास एक कुंडली है और इस कुंडली को हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में हम घुमा रहे हैं, तो जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब इस कुंडली को हम क्या करेंगे, घुमाएंगे ना, तो इस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा, जिसके कारण इसमें एक धारा उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे लिखा गया है कि डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अर्थात जब किसी कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। यही आपको लिखना है। मैं आशा करता हूं कि आप बिल्कुल ये बातें लिख लेंगे। आसान बात है जी, ये सब पीछे हमने पढ़ाए हुए हैं। विद्युत चुंबकीय फ्लक्स क्या होते हैं, चुंबकीय प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है, ये सब हमने बताए हुए हैं। ठीक है ना। अगला हम आ जाते हैं, थोड़ा सा इस पर भी हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे एक चीज आपको दिखाई दे रहा होगा ABCD। ये हमारा ABCD क्या है, तो ये हमारा क्या है जी, ये हमारा कुंडली है। ये हमारा क्या है जी, ABCD ये कुंडली है। और ये ABCD कुंडली को हम क्या कर रहे हैं, इसकी सहायता से हम इसको घुमा रहे हैं। कहाँ घुमा रहे हैं, तो ये देखिए हमारा N ध्रुव है और ये S ध्रुव है, मतलब ये चुंबक के दो ध्रुव है। तो चुंबक है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ होगा। तो जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब किसी कुंडली को हम घुमाते हैं ना, तो इसमें क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा, जिसके कारण इसकी जो कुंडली है ना, जिसके कारण इसकी कुंडली में क्या होता है, जिसके कारण इसकी कुंडली में एक क्या होता है, एक धारा उत्पन्न होती है। समझ में आ रहा है ना। तो ये बातें आपको सबसे पहले तो याद रखनी चाहिए। ये बातें आपको सबसे पहले तो याद रखना है, मैं तो यही कहूँगा। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे ना। हमने क्या बताया, अच्छा ये आप सोचिए कभी कि ये सर नॉर्थ ध्रुव है या साउथ ध्रुव है, दोनों ध्रुव अलग अलग है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सर चुंबक के ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता, ये चुंबक के गुण में आप ही ने पढ़ाया था।
ये आप सोच रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं, ये वास्तव में चुंबक किस तरीके से हैं। वास्तव में ये चुंबक कुछ इस प्रकार है, नाल चुंबक के भांति, जहां ये N है और जहां ये S है। तो हमें ऊपर वाला चीजें ये दोनों दिखाई दे रहा है, N और S ऊपरी हिस्सा, पर अंदर वाले जो हिस्सा है, अंदर वाला ये हिस्सा है, ये अंदर है, तो ये दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है ना। इसके बीच में ये जो कुंडली है जी। तो हम यही कह रहे हैं कि जब किसी, हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि ये हमारा क्या है, कुंडली है, और इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखकर घुमाते हैं ना, तो घुमाएंगे तो इसमें क्या होगा, एक धारा उत्पन्न होगा। अब कैसे उत्पन्न होगा, ये इतना परिभाषा सिद्धांत समझ लिए, अभी हम इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले हम थोड़ा सा आ जाते हैं चुंबक की संरचना पर। अब संरचना जैसे पढ़ेंगे तो आपको पूरा फिगर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, इसके निम्नलिखित भाग होते हैं। अब निम्नलिखित भाग में सबसे पहले हम जानेंगे चुंबक। अब चुंबक क्या होते हैं, यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके ध्रुव N व S होते हैं। मतलब यह क्या होता है, जो ये पर N और S है, ये एक शक्तिशाली चुंबक है, बहुत ही शक्तिशाली चुंबक है जिसका ध्रुव N और S है, ठीक है ना। तो इतनी बात आप समझ गए हैं। दूसरी बात, आर्मेचर क्या होता है, यह एक आयताकार कुंडली ABCD होता है जो तांबे के तार को क्रूड पर लपेटकर बनाया जाता है। मतलब क्या है, ये क्या है, ये हमारा एक आयताकार पतलित क्रूड, देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, यह एक आयताकार कुंडली ABCD होता है, ठीक है ना। मतलब क्या है, यह एक आयताकार कुंडली ABCD होता है जो तांबे के क्रूड को लपेट कर ही इसको बनाया गया है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या बात कहा गया, इसके बाद सर्पी वलय समझ लेते हैं। सर्पी वलय क्या है, तो कुंडली के दोनों सिरों दो अलग अलग धातु के छल्लों द्वारा जुड़े होते हैं, जिन्हें सर्पी वलय कहते हैं। कुंडली के दो सिरों, देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुंडली ये जो है, इसका एक सिरा ये है और एक सिरा ये है। तो कुंडली का जो एक सिरा ये है, इससे एक धातु का छल्ला ये जुड़ा है S2, और एक कुंडली का ये सिरा है जिससे एक धातु का छल्ला ये जुड़ा है। तो इसी को हम सर्पी वलय कहते हैं, इसी को सर्पी वलय कहते हैं। ये जो दिखाई दे रहा है S1 और S2, यहाँ पे दो सर्पी वलय हैं। तो कुंडली के दो सिरों पर दो धातु के छल्ले जुड़े होते हैं जिसे सर्पी वलय कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे चौथा यहाँ पे कह रहा है ब्रूस। ब्रूस क्या होता है, सर्पी वलय सदैव तांबे की बनी दो पट्टियों को स्पर्श करता है। सर्पी वलय जो होता है वो सदैव तांबे की बनी हुई दो पट्टियों को स्पर्श करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रूस कहते हैं। मतलब ये जो सर्पी वलय है, ये तांबे की बनी हुई दो धातुओं की पट्टियों को स्पर्श करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रूस कहते हैं, ब्रश कहते हैं, ठीक है ना। एक है B1 और B2, ये क्या है, हमारा ब्रूस है जी, ठीक है ना। इसको क्या कहेंगे, ब्रूस कहेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ब्रूस है जी, ठीक है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। उसके बाद अंत में एक और चीज है जो है इसकी कार्यविधि। तो यहाँ पे आप समझ गए ना कि ये सब क्या है जी, यह हमारा शक्तिशाली चुंबक है, यह हमारा क्या है, कुंडली है, ये हमारा कुंडली के दो सिरा है, एक हमारा ये इधर वाला सिरा है, एक ये सिरा है। ये हमारा पहले वाले सिरे से देखिए एक S1 सर्पी वलय जुड़ा हुआ है जिसमें ब्रूस 1 B1 लगा हुआ है, और जो दूसरा सिरा है कुंडली का, इसमें सर्पी वलय S2 लगा हुआ है और इसके साथ B2 ब्रूस भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये आप समझ गए हैं। अब ये कार्य कैसे करता है, तो देखिए कार्यविधि में क्या लिखे हैं कि जब किसी बंद कुंडली ABCD को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर घुमाया जाता है, समझ रहे हैं, मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जब किसी बंद कुंडली ABCD को एक चुंबकीय क्षेत्र में रखकर इसको इस वाले को घुमाया जाता है, तो जब हम घुमाएंगे तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा, जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, जैसे ही ये जो हमारी कुंडली है, इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखकर घुमाएंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में, कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा, जिसके कारण कुंडली में क्या होगा, एक प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। तो यही तो इसकी कार्य है।
यही तो इसका कार्यविधि है जी। तो मैं आशा करता हूं कि कार्यविधि भी आपको आसानी तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो बस इतना ही लिखना था। आपको क्या करना है, आपको परिभाषा सिद्धांत लिखकर ये फिगर बना लेना है। फिगर बनाने के साथ आपको इसका संरचना बताकर और इसकी विधि केवल लिख देना है। बस इतना कर देंगे ना, हो जाएगा आपका। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छी बात है। नेक्स्ट, अगला हम अपने तीसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये सभी हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला आता है मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत को लिखिए। अब देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 में नहीं पूछा गया, 25 में फिर से, मतलब कंसिस्टेंट पूछा जा रहा है। अब बताइए, आप ही दिल से सोचिएगा कि अगर कोई स्टूडेंट ये वीडियो नहीं देख रहे हैं, ठीक है, तो क्या उनको ये क्वेश्चन आ पाएगा? मतलब वो तो इसको छोड़ दिए, जो कंसिस्टेंट पूछा जा रहा है। यही 5 नंबर का आ गया, 70 में से 5 नंबर का ये आ गया यही क्वेश्चन, तो इसका मतलब 65 नंबर उनका बच गया। 5 नंबर तो यूं ही गया ना उनका। तो इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे जो भी हम वीडियो ला रहे हैं वो याद रखिएगा, अब समय हमारे पास बहुत ही लिमिट बच गया है। अब हमें एक अच्छी रणनीति की तहत डेरिवेशन, परिभाषा, सिद्धांत सब तैयार करने हैं। तो हम अंततः आपको डेरिवेशन करा रहे हैं, भले ही कितना भी समय लगे। तो मैं केवल एक चीज चाहूंगा, आप खुद पेशेंस के साथ धैर्य रखकर समझने का प्रयास कीजिएगा, सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, याद करने का प्रयास कीजिएगा। और अगर आपको लगे कि हम आपके लिए कुछ मेहनत कर रहे हैं तो चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सपोर्ट जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताइएगा, उनके पास व्हाट्सएप ग्रुप में अपने सेंड कर दीजिएगा, जिससे कि अदर स्टूडेंट भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सके, पढ़ाई कर सके। समझ तो रहे हैं ना? थैंक यू। अगर समझ रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया, नहीं भी समझ रहे हैं ना तो कोई बात नहीं, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आप पढ़ाई पर फोकस करिए, ठीक है ना? वो कर देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी करेंगे तो मैं आपसे नाराज नहीं हूं दोस्त, ठीक है ना? आप पढ़ाई करें, मोस्टली ये भी जरूरी है। अगला हमारा आता है मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत क्या होता है। तो मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, तो मैक्सवेल नामक एक वैज्ञानिक है, उन्होंने विद्युत चुंबकीय तरंगों के संबंध में एक सिद्धांत दिए, जिसको हम मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के नाम से जानते हैं। यही हमने लिखा है, मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने विद्युत चुंबकीय तरंगों के संबंध में एक सिद्धांत दिए, जिसे हम मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इस सिद्धांत में क्या क्या बातें बताई गई, तो इस सिद्धांत में मोस्टली हमें विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में ही बताया गया है। क्या क्या बातें बताई गई, तो सबसे पहली बात बताया गया कि जब कोई आवेशित कण त्वरित गति करता है, मतलब लगातार गति करता है, तो ऊर्जा जो होता है ना, ऊर्जा तरंगों के रूप में उत्सर्जित होने लगती है, और उन तरंगों को ही विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। समझ रहे हैं? जब कोई भी मान लेते हैं ये आवेशित कण है, और ये क्या कर रहा है, लगातार त्वरित गति कर रहा है। जब कोई भी आवेशित कण लगातार त्वरित गति करता है तो ये क्या होता है, इसमें से जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा जो निकलती है वो तरंगों के रूप में निकलती है। ऊर्जा जो होती है वो तरंगों के रूप में निकलती है, ठीक है। और उन तरंगों को ही, जो तरंगों के रूप में ऊर्जा निकल रही है, उन तरंगों को ही विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। हालांकि हमने विद्युत चुंबकीय तरंगों का हमने 2 डेफिनेशन बताए हैं। एक तो यहाँ से ही हमारा डेफिनेशन हो गया कि जब कोई आवेशित कण त्वरित गति करता है तो ऊर्जा तरंगों के रूप में उत्सर्जित होती है, तो उन तरंगों को ही विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। एक हमने बताया है कि जब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर एक दूसरे के लंबवत ज्यावक्री दिशा में मिलते हैं या अध्यारोपित होते हैं, तो उनके पश्चात जो तरंगे बनती हैं उन्हीं को विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। फिलहाल वो हमने बहुत एक्सप्लेन करके, जब हमने 3 नंबर वाले क्वेश्चन को कराए थे तो उसमें हमने कराया हुआ है। अब हो सकता है आप 2 नंबर 3 नंबर वाले क्वेश्चन अभी तक पढ़े ही नहीं है, अब 5 नंबर वाले भी क्वेश्चन हम तो पढ़ा रहे हैं, तो आपने अभी, ये तो पार्ट 3 है, इससे पहले के 2 वीडियो आपने नहीं देखे हैं, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर वहां से क्लिक करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, या प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं।
तो पहली बात आपको ये समझ में आ गया ना, ये हमने समझा दिया। दूसरी बात कह रहा है कि इन तरंगों के संचरण के लिए, संचरण, यहाँ पे संचरण होना चाहिए, यहाँ पे संचरण होना चाहिए, मैं माफी चाहूंगा यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। इन तरंगों के संचरण के लिए, संचरण, ठीक है ना, इन तरंगों के संचरण के लिए मैं ये कहूंगा कि इन तरंगों के संचरण, इन तरंगों के संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब समझ रहे हैं, इन तरंगों के संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। संचरण मतलब होता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की गति करने के लिए ना, गति करने के लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। ये निर्वात में भी गति कर सकते हैं। जैसे हमारे ध्वनि तरंगे हैं, जो बोल रहे हैं तो यहाँ से ध्वनि तरंगे निकल रही हैं, तो इनकी गति के लिए हमें माध्यम की आवश्यकता है। जैसे कि अगर हम अंतरिक्ष में बोले ना, जहाँ पे निर्वात माध्यम है, तो हम बोलेंगे तो हमारी आवाज एक जगह से दूसरे जगह पर नहीं पहुंच पाएगी। परंतु वही अगर हम, क्या होता है, वही बात है कि मतलब क्या है कि ध्वनि तरंगों के लिए माध्यम का होना आवश्यक है। जैसे यहाँ पे वायु माध्यम है, तो बोल रहे थे एक जगह से दूसरी जगह पर हमारी आवाज जा रही है। परंतु जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए, गति करने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब अगर हम यहाँ पे हैं, अंतरिक्ष में भी फोन लगाएंगे, वहां पे अगर है तो वहां पे जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो अंतरिक्ष में भी ये गति कर सकता है, किसी भी माध्यम में गति कर लेगा। तीसरी बात यहाँ पे कह रहा है, यह तरंगे विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के परस्पर लंबवत होती हैं और तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती हैं। बिल्कुल सही कह रहा है कि ये जो तरंगे होती हैं, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, वो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के परस्पर लंबवत होती हैं और तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होती हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे। अगला आता है मैक्सवेल की गणना के अनुसार इन्होंने ये बताया कि यह सिद्ध हुआ कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो वेग होता है वो 3 × 10⁸ 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। मतलब मैक्सवेल ने हमें ये बता दिया ना कि प्रकाश की जो गति होता है उसके बराबर होता है विद्युत चुंबकीय तरंगों की भी गति। मैक्सवेल ने सीधा कह दिया जो विद्युत चुंबकीय तरंगों की गति जो है ना, वो प्रकाश के गति के बराबर होता है। मतलब कितना, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, अगली बात यहाँ पे ये बताया कि इसके निष्कर्ष पर मैक्सवेल ने बताया कि प्रकाश जो होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। इसका मतलब इसी के निष्कर्ष पे, इसके वेग के जब बताया तो वेग के निष्कर्ष पे मैक्सवेल ने यह भी कह दिया कि जो प्रकाश गति करते हुए आ रहा है ना, वो वास्तव में सरल रेखा में गति नहीं करता है, बल्कि वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। इस तरीके से तरंगों के रूप में गति करता है, मैक्सवेल ने कह दिया। ठीक है, तो ये हमें इतनी सभी बातें, ये इतनी सारी बातें हमें क्या बताई गई, इस सिद्धांत में बताई गई। तो बताइए ये सिद्धांत इंपॉर्टेंट है कि नहीं है जी? बिल्कुल है। और यहाँ पे एक फिगर आप जरूर बना लीजिएगा, ये आप जरूर फिगर बनाइएगा जिससे कि बेनिफिट हो आप सभी को। यह हमारा एक विद्युत क्षेत्र हम कह सकते हैं, यह हमारा चुंबकीय क्षेत्र कह सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे तीन, हम वैसे तो तीन हम बनाने वाले थे, बट चलिए दो ही क्षेत्र पर हम बनाकर दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे 3 अक्ष हम बनाते, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे कोई नहीं जी, ये हमारा सपोज डेट समझ जाइएगा कि ये हमारा विद्युत क्षेत्र है, सॉरी विद्युत तरंगे हैं, और ये हमारा क्या है, ये हमारा चुंबकीय तरंगे हैं। तो विद्युत तरंगे, चुंबकीय तरंगे परस्पर एक दूसरे के क्या होती हैं, लंबवत होती हैं, और तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होती हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा आपको बना लेना है। ठीक है, इसी तरीके से आपको सभी में ये थोड़ा सा इस तरीके से कर लीजिएगा।
जो विद्युत तथा चुंबकीय तरंगे परस्पर एक दूसरे के लंबवत होती हैं और तरंग संचरण की दिशा के भी क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। तरंग संचरण की दिशा के भी क्या होती हैं, तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होती हैं। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। तो ये फिगर भी आप बना लेंगे तो अच्छा रहेगा। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए, अच्छी बात है। अब एक चीज़ मैं और कहूँगा, अभी हम दो डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट देखने वाले हैं। उससे पहले एक और टॉपिक हम बता देते हैं, उसके बाद हम डेरिवेशन आपको कराएंगे और आसानी से आपको समझ में सब आ जाएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हम डेरिवेशन देखने वाले हैं, एक बहुत ही हार्ड डेरिवेशन। हालांकि ये छोटे छोटे डेरिवेशन है, छोटे छोटे 5-5 नंबर वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वो हम करा रहे हैं। फिलहाल जो डेरिवेशन आ रहा है ना, सच कहे ना बहुत खतरनाक है जी। चलिए हम दिखाते हैं आपको, देख लीजिए। पहला हमारा इंपॉर्टेंट यहाँ पे डेरिवेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, जो यहाँ पे क्या कह रहा है जी। हाँ जी, यहाँ पे देख सकते हैं क्या कह रहा है, परावर्तीय दूरदर्शी का किरण आरेख खींचिए। केवल किरण आरेख कह दिया है और 2016, 17, 20, 23 और 25 में पूछा गया है। इसको अलग अलग घुमाकर भी क्वेश्चन किया गया है, ठीक है ना, कि कार्यविधि लिखिए, रेखा चित्र बनाइए, अलग अलग क्वेश्चन है। बट उतना क्वेश्चन जगह नहीं है, तो इसलिए एक क्वेश्चन सिंपल में हमने ले लिया है। तो केवल किरण आरेख नहीं खींचना है, 5 नंबर में पूछा गया है, तो आपको पूरा परावर्ती दूरदर्शी क्या होता है, इसकी बनाने की विधि क्या होता है, इसका रेखा चित्र क्या होता है और इसकी आवर्तन क्षमता की गणना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम एक एक चीज को हम डिफाइन करते हुए चलते हैं। सबसे पहले हम ये करेंगे कि परावर्तीय दूरदर्शी होता क्या है। परावर्तीय दूरदर्शी एक प्रकार है दूरदर्शी का। दूरदर्शी के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, खगोलीय दूरदर्शी, परावर्तीय दूरदर्शी। तो खगोलीय दूरदर्शी अभी हम करा देंगे, या हो सकता है कल हम कराएं, बट अभी परावर्तीय दूरदर्शी देख लेते हैं। तो परावर्तीय दूरदर्शी क्या है जी, ऐसा दूरदर्शी जिसकी सहायता से दूर स्थित वस्तुओं का, देखिए ऐसा दूरदर्शी जो क्या होता है, जिसकी सहायता से दूर स्थित वस्तु का चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अभिदृश्यक लेंस के स्थान पर बड़ा आकार का अवतल लेंस का प्रयोग होता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, परावर्तीय दूरदर्शी कहते हैं। ठीक है ना, तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखना है कि ऐसा दूरदर्शी जिसकी सहायता से दूर स्थित वस्तु, बहुत दूर स्थित वस्तु है, तो उसका चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अभिदृश्यक लेंस के स्थान पर हम क्या करते हैं, बड़े आकार का अवतल, यहाँ पे अवतल नहीं होना चाहिए, यहाँ पे उत्तल होना चाहिए, बड़े आकार का उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण का क्या करते हैं, प्रयोग किया जाता है। तो उसी को परावर्तीय दूरदर्शी कहते हैं। बड़े आकार का देखिए उत्तल दर्पण का एक प्रयोग किया गया है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, परावर्तीय दूरदर्शी कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है ना, चलिए, तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको परिभाषा समझ में आया या नहीं। मोस्टली देखिए इसमें क्या है, आपको याद करना पड़ेगा कि क्या है, ऐसा दूरदर्शी है, मतलब दूरदर्शी की सहायता से क्या करते हैं, हम दूर स्थित वस्तुओं का हम आसानी से देख पाते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि दूर स्थित वस्तुओं का चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए जो अभिदृश्यक लेंस के स्थान पर हमने क्या लगाया है, बड़े आकार का उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम दूरदर्शी कहते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं जी, उसी को परावर्तीय दूरदर्शी कहते हैं। इतनी बात समझ गए होंगे, यहाँ पे उत्तल कर लीजिएगा। ठीक है, इतनी बात आप समझ में आ गया होगा, परिभाषा आप बोल देंगे। फिर आता है सिद्धांत, मतलब प्रतिबिंब का बनना। अब प्रतिबिंब कैसे बनता है तो ये समझिएगा। इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर आप समझें तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिएगा, इसमें अधिक फोकस दूरी व बड़े द्वारा का अवतल दर्पण M1 एक चौड़ी नली के सिरे पर लगा रहता है। देखिए इसमें अधिक फोकस दूरी वाला, ये अधिक फोकस दूरी वाला और बड़ा द्वारक का
एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है जो दो नलियों के सिरों पर क्या होता है, लगा रहता है। यही बात लिखा गया है। इसमें अधिक फोकस दूरी। अब बड़े द्वारक का जो अवतल दर्पण है जो M1 है, वो एक चौड़ी नली के सिरों, चौड़ी नली के एक सिरे पर लगा रहता है, चौड़ी नली के एक सिरे पर लगा रहता है। ठीक है। उसके बाद लिखा गया है कि इस नली के पार्श्व में लगी एक छोटी पतली नली में कम फोकस दूरी वाला एक छोटा द्वारक होता है। छोटे द्वारक, यहाँ पे द्वारक रहेगा, छोटे द्वारक का उत्तल लेंस ई लगा रहता है। मतलब अब देखिए यहाँ पे पहले तो इसका बताया गया, अब दूसरे में इस वाले लेंस का बताया जा रहा है जो एक छोटी पतली नली के बीच में रखा गया है। तो वही लिखा गया है, इस नली के पार्श्व में, इस नली के, ये जो नली है बड़ा सा नली, इसके पार्श्व में मतलब पास में ही एक छोटी पतली नली जो होता है, नली में कम फोकस दूरी, वह छोटे द्वारक का उत्तल लेंस ई लगा रहता है। कम फोकस दूरी और छोटे द्वारक का क्या लगा रहता है, एक उत्तल लेंस लगा रहता है। ठीक है ना, जो नेत्रिका का कार्य करता है, जो नेत्रिका लेंस का या नेत्रिका का कार्य करता है। फिर लिखा गया है कि चौड़ी नली में उत्तल दर्पण होता है। ये एक चौड़ी नली है जिसमें उत्तल दर्पण होता है, जो क्या करता है, जिससे प्रकाश किरणें परावर्तित होकर नेत्रिका लेंस पर पड़ती हैं। जिससे ये देखिए, यह प्रकाश किरणें इस तरीके से जा रही हैं, फिर परावर्तित हो रही हैं, फिर ऐसे भी यहाँ से भी जा रही हैं, ये यहाँ पे टकरा रही हैं, और टकराने के पश्चात फिर से ये यहाँ से इस तरीके से जाकर यहाँ पे मिल रही हैं। तो वही बात लिखा गया है कि यहाँ पे क्या लिखा है, जिससे प्रकाश किरणें परावर्तित होकर नेत्रिका लेंस पर प्रतिबिंब बनाती हैं। जिससे प्रकाश किरणें परावर्तित होकर नेत्रिका लेंस पर क्या करेंगे, प्रतिबिंब बनाएंगे। जो क्या होगा, जो सीधा होगा, बड़ा होगा और आभासीय प्रतिबिंब बनता है। जो यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा होगा, बड़ा भी होगा और आभासीय प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। तो बताइए इसमें आपको जो हमने बोला वो यही से ना मैं समझा कर बोला जी। तो मैं आशा करता हूँ ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इसमें दो चौड़ी नली है, मतलब एक ये बड़ी चौड़ी नली है, एक पतली सी चौड़ी नली है। एक बड़ी सी चौड़ी नली के सिरों पर क्या होता है, अवतल दर्पण लगा रहता है। ठीक है ना। और इस बड़ी सी चौड़ी नली के बीच में एक क्या होता है, पतली चौड़ी नली होती है जिसमें नेत्रिका लेंस लगा होता है, जिसे उत्तल लेंस भी कहते हैं। और इस बड़ी चौड़ी की नली में एक क्या होता है, उत्तल दर्पण लगा रहता है, जो प्रकाश किरणों को परावर्तित करके नेत्रिका पर क्या करता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। जो वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, बड़ा और आभासीय प्रतिबिंब बनता है। तो मैं आशा करता हूं कि परिभाषा और प्रतिबिंब का बनना समझ में आ गया होगा। ये क्या है, रेखा चित्र है। तो तीसरा हेडिंग यहां पे आप क्या डालेंगे, रेखा चित्र। तो ये आप क्या डालेंगे जी, ये रेखा चित्र डालकर आपको ये लिख देना है। ठीक है ना, ये आपको लिख देना है। इतना लिखने के बाद एक चीज और आपको करना है, आवर्धन क्षमता की भी गणना यहाँ पे करना है। तो आवर्धन क्षमता की गणना करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, हम किसके लिए आवर्धन क्षमता की गणना करेंगे, जो परावर्तीय दूरदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, तब यहाँ पे क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं कि परावर्ती दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, परावर्तीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता जो होता है m = वो बीटा बाई क्या होता है, बीटा बाई अल्फा होता है। ये बात हम जानते हैं कि परावर्तीय दूरदर्शी की जो क्षमता होती है वो बीटा बाई अल्फा होता है। ठीक है ना, ये बात हम पहले से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये हम जानते हैं परावर्तीय दूरदर्शी बराबर जो परावर्तीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता = बीटा बाई अल्फा होता है।
ये बात हम जानते हैं ना। उसके बाद यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, मैं अभी तो अभी नहीं करा रहा हूँ, एक चीज मैं अभी यहाँ पे, ये भले ही टॉपिक आपको कम समझ में आए बट एक चीज मैं बता दूं, अपवर्ती दूरदर्शी, अपवर्तीय दूरदर्शी जब हम कराएंगे ना, तो अपवर्तीय दूरदर्शी जब हम कराएंगे तो जो अपवर्तीय दूरदर्शी होता है उसको समझ लेंगे, तभी परावर्तीय दूरदर्शी को समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो मैं आपको बता दूं, इसकी जो परावर्तीय दूरदर्शी की जो आवर्धन क्षमता जो होता है ना, वो अपवर्तीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता के ही बराबर होता है। इसलिए सीधा हमें डायरेक्ट यहाँ पे एक चीज लिख देना है। क्या लिखना है? ये अपवर्तीय दूरदर्शी को ही खगोलीय दूरदर्शी कहेंगे, तो इसीलिए हम क्या लिख देंगे? परावर्तीय दूरदर्शी, परावर्तीय दूरदर्शी में मुख्य, परावर्तीय दूरदर्शी में मुख्य दर्पण तथा नेत्रिका लेंस हो, नेत्रिका लेंस होती है, नेत्रिका लेंस होती है तथा आवर्धन क्षमता जो होता है, आवर्धन क्षमता m का सूत्र वही होता है जो किसी भी खगोलीय दूरदर्शी का होता है, खगोलीय दूरदर्शी को ही एक और नाम से जानते हैं अपवर्तीय दूरदर्शी। तो यही बात आप याद रखेंगे। इसकी आवर्धन क्षमता m = क्या होता है? FO/FE होता है, माइनस FO/FE होता है। तो ये बात आप याद रखेंगे, माइनस FO/FE होता है, ठीक है ना। ये क्या है? अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी है। ये क्या है? नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी है। यहाँ पे ऋणात्मक ये चिन्ह आता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि वस्तु जो होता है वो उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। तो ये आपको सीधी सी बात, ये 2 लाइनें आपको लिखनी पड़ेंगी, तब आपको मिलेगा फुल नंबर। यहाँ पे केवल ये बातें हमने कहा है कि यहाँ पे देखिए, परावर्तीय दूरदर्शी में मुख्य दर्पण, परावर्तीय दूरदर्शी में जो मुख्य दर्पण होता है, मुख्य दर्पण और नेत्रिका लेंस होता है। देखिए, परावर्तीय दूरदर्शी में, परावर्तीय दूरदर्शी है, इसमें मुख्य दर्पण और नेत्रिका लेंस होता है। तो जब ये दोनों होते हैं तो आवर्धन क्षमता का सूत्र वही होता है। हमने लिखा है आवर्धन क्षमता का जो सूत्र है वो वही होता है जो खगोलीय दूरदर्शी का होता है। खगोलीय दूरदर्शी का यही सूत्र है जी, m = -FO/FE। अब ये कैसे आया? जब हम आपको खगोलीय दूरदर्शी कराएंगे, मतलब इसी को अपवर्तीय दूरदर्शी भी कहते हैं, तब आपको और भी बेटर तरीके से समझ में आएंगे, ठीक है ना। अभी के लिए फिलहाल आप ये करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सब लिखकर ये फिगर बना लीजिएगा, फिर इसके आगे वाले भी ले लीजिएगा। पहले इसका ले लीजिए, ले लिए ना, ठीक है, इसको भी ले लीजिए। हाँ जी, तो ये हमारा कंप्लीट होता है। ये हमारा सबसे पहली बात, अभी तक हमने 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमने देख लिए। अब जो हमारा आने वाला है, ये सभी बड़े बड़े डेरिवेशन है जी, बहुत ही बड़े बड़े, ठीक है। चलिए, ठीक है। अब मैं एक चीज ही आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपके पास, देखिए मैं स्पष्ट रूप से कह दे रहा हूं, अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, तो आप वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये डेरिवेशन हलवाबाजी नहीं है दोस्त,
ये डेरिवेशन इतने हार्ड हैं, इतने डीप में है कि आपको पूरी फोकस के साथ ध्यान पूर्वक समझना है, तब समझ में आएंगे, वरना नहीं आएंगे। तो क्या आप तैयार हैं समझने के लिए? तैयार हैं? तो चलिए हम आगे बढ़ाते हैं। अब मैं पूरी प्रयास करूंगा कि एक छोटी छोटी पॉइंट्स भी आपको समझ में आए और ये डेरिवेशन आप कर पाएं। देख लीजिए क्या लिखा गया है, गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र, मतलब गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र का निगमन करना है। देखिए कोई भी डेरिवेशन अपवर्तन का सूत्र का डेरिवेशन हम करेंगे, निगमन करेंगे, ठीक है। कोई भी डेरिवेशन करने के लिए सबसे पहला उसका आधार होता है उसका फिगर। अगर चित्र समझ लिए तो 70% यूं ही आप समझ गए, अगर फिगर ना समझे तो कुछ भी आपने नहीं समझा। तो फिगर हम बताते हैं, फिगर समझ जाइएगा तो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम फिगर पे आते हैं और फिगर यहाँ पे हम बनाते हैं जी। चलिए तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे हम लेंगे ये चीज़ें। सबसे पहले फिगर बहुत ही मेन है, तो फिगर पर ही हम विशेष अब ध्यान देंगे। ये हम सबसे पहले एक कांच का टुकड़ा ले लेते हैं। ये हमने कांच का एक टुकड़ा ले लिया और इसको इस तरीके से काटे गए हैं। ये हमारा एक कांच का टुकड़ा है, ये हमारा एक क्या है, कांच का टुकड़ा है, ग्लास है, जिसको इस प्रकार से काटा गया है। किस प्रकार से कि अवतल की तरह ये काटा गया है। अवतल पृष्ठ के लिए ज्ञात करना है, तो इसलिए एक मान लेते हैं कांच का टुकड़ा है जिसको अवतल के रूप में काटा गया है, ठीक है ना। तो ये बात आप याद रखेंगे कि एक कांच का टुकड़ा है जिसको अवतल के रूप में काटा गया है। अब इसका ये हम ले लेते हैं, यहाँ पर इसका है ये मुख्य अक्ष। सपोज दैट, ध्यान से अगर आप समझे तो ये इसका क्या है, ये इसका मुख्य अक्ष है, ठीक है। अब मुख्य अक्ष है तो मुख्य अक्ष में 3 पॉइंट्स हम मोस्टली जानते हैं। एक मुख्य अक्ष में एक क्या होता है जी, एक होता है हमारा, एक होता है इसको हम कहते हैं, जो क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, जो है P। एक होता है इसकी वक्रता केंद्र C और एक होता है जो क्या होता है, वस्तु, ठीक है ना। तो वस्तु मान लेते हैं, वस्तु है O बिंदु जो है इस पर वस्तु रखा गया है। तो ये 3 हमने पॉइंट्स रख दिए। अब सपोज डेट यहाँ से हम कह रहे हैं कि ये जो हमारा जो दर्पण है ये M1 व M2 है, ये हमारा M1 M2 दर्पण है। हमने क्या बताया कि माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, जिसका वक्रता केंद्र C और जिसका जो क्या है, वस्तु जो है वो बिंदु O पर रखा गया है, ठीक है। अब सपोज डेट हम मान लेते हैं जो बिंदु O रखा गया है, इससे पहली प्रकाश किरणें इस प्रकार चलती हैं। वस्तु A से क्या, वस्तु O से क्या होता है, बिंदु O से पहली प्रकाश किरणें इस प्रकार जाती हैं, पहली प्रकाश किरणें इस तरीके से जाती हैं और जैसे ही जाएंगे तो सिंपल सी बात है कि ये टकराएंगे जी। ये क्या हो रहा है, ये दर्पण से टकराएंगे। जब दर्पण से टकराती है ना तो यहाँ पे एक अभिलंब हम खींच लेते हैं। कोई भी हम जानते हैं कि जब प्रकाश किरणें हैं किसी भी दर्पण से टकराती हैं तो एक हम अभिलंब खींचते हैं, तब ना हम बताते हैं कि अभिलंब से दूर उठ के गई कि अभिलंब की ओर झुक के गई। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे जब प्रकाश किरणें दर्पण से टकराती हैं तो एक अभिलंब हमने खींच लिया, और जब यहाँ पे अभिलंब हमने खींचा ना तो प्रकाश किरणें हैं, ये देखिए इधर क्या है, विरल माध्यम है, ये कांच क्या है, सघन माध्यम है। तो हम जानते हैं कि जब प्रकाश विरल से सघन की ओर जाती हैं तो अभिलंब की ओर झुककर चली जाती हैं। क्या होती हैं जी, अभिलंब की ओर इस तरीके से अभिलंब की ओर झुककर चली जाती हैं, ठीक है। जबकि जाना तो और इसके मतलब जाना तो सीधे चाहिए था, पर अभिलंब की ओर सटकर चली जाती हैं। अब इनको हम क्या करते हैं, अभिलंब की ओर सटकर इधर चली जाती हैं। तो ये पहली प्रकाश किरणें गई और अभिलंब से सटकर अभिलंब की ओर झुककर चली गई। अब दूसरा जो हमारा प्रकाश किरणें है ना, दूसरा प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष, दूसरा का प्रकाश किरणें ये प्रकाशिक केंद्र दूसरा प्रकाश किरणें इस वक्रता केंद्र C और दर्पण के ध्रुव P से होकर जाती हैं। अब परावर्तन के पश्चात ये सीधे निकल जाती हैं, क्योंकि हम नियम से जानते हैं कि जो भी प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र C और दर्पण के ध्रुव से होकर जाएंगी वो सीधे ही निकल जाती हैं,
परावर्तन के पश्चात सीधे निकल जाती हैं। तो ये देखिए, ये सीधे निकल गई, ये इधर चली जा रही हैं, ये वास्तव में कहीं अनंत पर नहीं मिलेंगे। तो इन दोनों किरणों को अगर हम पीछे लाते हैं, इन दोनों किरणों को अगर हम पीछे लाते हैं, तो इस किरण को अगर हम पीछे लेकर आए ना, इस किरण को पीछे लेकर आए, तो ये किरण यहाँ पे मिलेगा, ठीक है ना, ये यहाँ पे आएगा, और इस किरण को पीछे लाएंगे तो ये यहाँ पे काटेंगे, ये दोनों किरणें यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे काटेंगे, तो ये वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब को हमने आई से प्रदर्शित कर दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 कोण भी बनेंगे। अब मैं कहूँ यहाँ पे कि यहाँ पे 3 कोण भी बनेंगे। अब वो 3 कोण कौन कौन से होंगे, तो ये भी देख लीजिए। यहाँ पे जो हमारा कोण बनेगा ये अल्फा कोण बनेगा, यहाँ पे जो कोण बनेगा, यहाँ पे जो कोण बनेगा वो हमारा, यहाँ पे जो कोण बनेगा वो हमारा बीटा कोण बनेगा, यहाँ पे जो कोण बनेगा वो गामा कोण बनेगा। अल्फा बीटा गामा कोण बनेंगे। ये देखिए, सबसे पहली बात, ये हमारा परावर्तित किरणें हैं और ये अभिलंब है। तो परावर्तित किरण और अभिलंब, इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है इसे आपतन कोण कहते हैं। तो आपतन कोण को आई से हमने दर्शा दिए। और ये हमारा अपवर्तित किरण है, सॉरी, ये हमारा परावर्तित, ये हमारा क्या है, अपवर्तित किरण है, और ये अभिलंब है। तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसको हम कोण आर से प्रदर्शित करते हैं। और ये देखिए, ये जो कोण है, इस कोण के, ये वाले कोण के एकांतर कोण है, इसलिए इस कोण को भी हम आर से, ये जो आर है तो ये भी एकांतर कोण है, तो ये भी हमारा आर हो जाएगा। तो ये आपको फिगर ही अगर समझ लिए तो सब समझ गए, और अगर आपने फिगर ही नहीं समझे तो कुछ भी नहीं समझे, ये भी याद रखिएगा। तो बताइए, फिगर समझ गए? तो चलिए अब यहाँ पे जो हमने लिखा है इसको पढ़ लेते हैं। माना एक अवतल दर्पण M1 व M2 है जिसका ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C और वक्रता केंद्र C है। माना एक अवतल दर्पण M1 व M2 है जिसका ध्रुव P वक्रता केंद्र C है, ठीक है, तथा मुख्य अक्ष पर स्थित प्रथम प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष पर स्थित प्रथम प्रकाश किरणें अवतल पृष्ठ से टकराती हैं और परावर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है प्रथम, यहाँ पे लिखा गया प्रथम प्रकाश किरणें दर्पण से जाकर टकराती हैं और परावर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, ठीक है। फिर लिखा गया द्वितीय प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं और अपवर्तन के पश्चात सीधे निकल जाती हैं। और द्वितीय जो प्रकाश किरणें हैं वो मुख्य अक्ष के, द्वितीय प्रकाश किरणें हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं और सीधे निकल जाती हैं। जब सीधे निकल जाएंगी तो इन दोनों किरणें पीछे लाने पर ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसी को, ये दोनों किरणों को अगर हम पीछे लाते हैं जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को ही हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। ये हमने इतनी बात लिख दिए हैं, ठीक है ना। चलिए आप इतनी लिखकर ये फिगर बना लेंगे। अब हम करते हैं अपवर्तन की गणना। तो अपवर्तन की हम गणना करेंगे, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। तो सबसे पहली बात, चलिए तो यहाँ पे अब अपवर्तन की हम गणना करने स्टार्ट कर रहे हैं। तो अपनी पेटी की कुर्सी या कुर्सी की पेटी बांध लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए सबसे पहली बात, अपवर्तन की गणना करेंगे तो हम एक चीज लिखेंगे स्नेल के नियम से। सबसे पहले हम लिखेंगे स्नेल के नियम से। अब स्नेल के नियम से हम क्या जानते हैं, एक फॉर्मूला जानते हैं, म्यू इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर, ये हम जानते हैं। स्नेल के नियम से हम जानते हैं साइन आई बटे साइन आर होता है। और यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि जब यहाँ पे जो हमारा अल्फा कोण है, बीटा कोण है, गामा कोण है, ये अत्यंत छोटे कोण होते हैं, ठीक है ना। जब कोण, यहाँ पे मैं लिख दूं, यहाँ पे नहीं, मैं यहीं पे लिख देता हूं कि जब कोण अत्यंत छोटे होते हैं, जब कोण अत्यंत छोटे होते हैं तो उस समय पर याद रखेंगे, उस समय पे साइन को हम हटा देते हैं। ओनली म्यू इक्वल टू क्या हम लिखते हैं जी, म्यू इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, म्यू इक्वल टू लिखते हैं आई बटे आर। तो ये हम लिखते हैं जी, साइन को उस समय पर हटा देते हैं तो म्यू बराबर साइन आई बटे आर लिखते हैं। और ये जो आर इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा करा देगा, तो आई का जो मान मिला वो म्यू इंटू क्या मिला, म्यू इंटू आर मिल गया जी,
म्यू इंटू आर मिल गया। तो ये म्यू इंटू आर मिल गया, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए जी, ये हमारा म्यू इक्वल टू, ये हमारा आई इक्वल टू म्यू इंटू आर मिल गया। तो ये हमारा सबसे पहले हमने स्नेल के नियम से ये हमने एक लाइन किया, जिससे हमने आई का मान हमने ज्ञात कर लिया है। कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आई के मान ज्ञात करने में। अब चलिए, अब आई का मान जैसे हमने ज्ञात कर लिया, तो अब यहाँ पे अब हम इस फिगर के आते हैं। फिगर में यहाँ पे हमें बहुत सारी त्रिभुज दिख रहे हैं। हम एक त्रिभुज को लेते हैं। वो कौन सा त्रिभुज लेंगे? ओ, फिर यहाँ पे इस बिंदु को हम मान लेते हैं Q, इस बिंदु को Q मान लेते हैं सपोज डेट। तो इसको दूसरे कलर से लिख दे क्या? चलिए कोई नहीं, यहाँ पे इस बिंदु को हमने Q मान लिया, तो हम एक यहाँ पे बिंदु ले रहे हैं। कौन सा? देखिए, एक त्रिभुज लेंगे O Q और P। O Q P नहीं, सॉरी, O Q और C ले लेते हैं, ठीक है ना। O Q C ले लेते हैं, O Q C में, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे ये त्रिभुज देख रहे हैं O Q C। तो यहाँ पे अब हम इस त्रिभुज को लेकर हम गणना कर लेते हैं। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो यहाँ पे हम ये कर सकते हैं, त्रिभुज O Q C में, त्रिभुज O Q C में, O Q C में अगर हम करें त्रिभुज O Q C में, O Q C में हम क्या करते हैं? तो त्रिभुज O Q C में अगर हम देखें तो हम ये बात जानते हैं। देखिए, अगर ध्यान से आप समझें तो ये त्रिभुज O है, ये Q है, ये C है। तो त्रिभुज O, यहाँ पे कौन सा कोण बन रहा है? गामा किरण। और यहाँ पे इस कोण पे ये कौन सा मेन कोण बन रहा है? तो ये वाला हमारा कोण बन रहा है, जो है कोण I। तो ये अंदर वाली कोण है। और ये हमारा यहाँ पे देखेंगे C की जगह पे ये जो कोण बन रहा है, ये अल्फा कोण बन रहा है, पर बाहर बन रहा है। तो जो बाहरी कहते हैं ना, जो अंतःकोण होते हैं वो ध्रुवस्थ कोणों के योग के, मतलब जो बाह्य कोण होते हैं वो दो अंतःकोणों के योग के बराबर होते हैं। तो बाह्य कोण है जो अल्फा, तो जो बाह्य कोण होगा ना वो क्या होता है? दो अंतःकोणों के, अंतःकोण कौन है? एक हमारा अल्फा, एक हमारा गामा है और एक हमारा कोण आई है। तो इनके योग के बराबर होता है। बाह्य कोण दो अंतःकोणों के योग के बराबर होते हैं। तो ये हमने लिख दिया। अब इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ा लेते हैं, तो क्या निकलते हैं? ये गामा इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो आई का जो मान निकलेगा वो अल्फा माइनस गामा निकलेगा। अल्फा माइनस क्या होगा? गामा निकलेगा। तो यहाँ से ये हमारा आई का मान आ गया, ये हमारा आई का मान आ गया, ठीक है। चलिए जी, ये हमारा आई का मान आ गया है। उसके बाद फिर से अगर हम पहला कोण लिए, देखिए एक कोण लिए हैं O Q C में, तो हमें I का मान मिला। अब हम दूसरा कोण ले लेते हैं। दूसरा कोण लेंगे कि ये I Q C में, I Q C हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि I Q C में, I Q C में, I Q C में अगर हम लेते हैं I Q C में, तो यहाँ पे I Q C में अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे देखेंगे इस कोण के पास बीटा कोण है और ये C के पास ये वाला जो कोण बन रहा है ये हमारा R है। तो ये दो अंतः कोण है, ये हमारा बाह्य कोण है। तो ये क्या हो जाएगा? बाह्य कोण जो अल्फा होगा ना, बाह्य कोण जो अल्फा होगा वो दो अंतः कोणों के योग के बराबर हो जाएगा, मतलब बीटा प्लस R के बराबर हो जाएगा। ये बीटा को हम इधर लाते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा? R इक्वल टू क्या हो जाएगा? अल्फा माइनस क्या हो जाएगा? बीटा हो जाएगा। तो ये हमारा अल्फा माइनस बीटा हो गया, ठीक है। तो ये हमारा, सॉरी, ये हमारा, हाँ, ये हमारा R का जो मान आ गया वो अल्फा माइनस बीटा आ गया, ठीक है। इतनी बात आ गया है। तो देखिए, अगर हम सोचे सपोज है तो ये हमारा समीकरण फर्स्ट है, ठीक है ना। और इसको अगर हम समीकरण 2 कर लेते हैं और इसको समीकरण हम 3 कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे समीकरण 2 में I का मान इतना है, समीकरण 3 में R का मान इतना है। I और R के मान को समीकरण फर्स्ट में अगर रख देंगे तो यहाँ पे हम रख कर देखते हैं क्या होता है। तो हम यही लिखेंगे, हम क्या लिखते हैं जी? हम ये लिखते हैं कि समीकरण फर्स्ट में 2, 3 का मान रखने पर,
तो अगर हम समीकरण 1 में 2 और 3 का मान रखेंगे तो देख लेते हैं क्या निकलते हैं। तो ये i है, ये i की जगह पर अगर हम देखें तो i की जगह पर अल्फा माइनस गामा लिख सकते हैं। तो अल्फा माइनस गामा हमने लिख दिए, i की जगह पर इक्वल टू म्यू नॉट है, तो सॉरी म्यू है तो ये हमने म्यू लिख दिए। अब गुणा में r का मान है, r इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा है, तो ये अल्फा माइनस बीटा है। तो ये हमने तो ये हमने इतना कर दिया है, ठीक है, ये हमने इतना कर दिया। अब एक चीज हम जानते हैं, यहां पे अल्फा क्या है, सॉरी सर्दी हो गया है ना। माफ़ी चाहूँगा, ठीक है, आगे हम बढ़ जाते हैं। देखिए यहाँ पे अल्फ़ा है, गामा है, अल्फ़ा है, फिर बीटा है, ये सभी अल्फ़ा बीटा ये सभी कोण ही तो हैं, तो कोण है ना। तो चलिए अब इसका मान हम रख देते हैं, इसका मान रखेंगे। अल्फ़ा इक्वल टू क्या होता है, अच्छा ये सभी कोण है, तो एक चीज़ हम जानते हैं, कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर हम जानते हैं चाप बटे त्रिज्या होती है, चाप बटे त्रिज्या, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। कोण बराबर क्या होता है जी, कोण बराबर हम इतनी फॉर्मूला ये आप सभी जानते होंगे, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, ये होता है ना जी, होता है, बिल्कुल होता है, आप सभी जानते हैं। तो ये कोण है, तो कोण अल्फा, अल्फा ये बन रहा है, तो ये चाप बटे त्रिज्या, तो इसकी चाप क्या हो जाएगी, चाप हो जाएगा पी क्यू, ये चाप हो जाएगा, ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी, तो पी से लेकर सी तक ये त्रिज्या, तो चाप क्या हो जाएगा पी क्यू। तो हम अल्फा के जगह पर हम लिखते हैं पी क्यू, और इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी पी से सी तक, तो पी सी हम लिख देते हैं, समझ रहे हैं। फिर माइनस है तो माइनस हमने दे दिया। फिर अल्फा गामा है, तो गामा यहाँ पे देखेंगे ये हमारा गामा है, तो गामा क्या हो जाएगा, ये एक बड़ा सा त्रिभुज बन रहा है, तो गामा इसमें अगर हम देखें तो गामा क्या हो जाएगा, गामा इसका चाप हो जाएगा पी क्यू, और इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगा पी से लेकर ओ, तो ये क्या हो जाएगा पी क्यू अब बटे पी ओ, तो ये पी ओ हो गया। फिर इक्वल टू कर दिए, फिर ये म्यू है तो म्यू हमने दे दिया। फिर अल्फा, अब देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से समझे, अल्फा का तो अभी हमने मान निकाला है पी क्यू बाई पी सी, तो ये हम लिख देते हैं पी क्यू बाई पी सी माइनस, अब बीटा का मान यहाँ पे बीटा है, तो बीटा में यहाँ पे भी चाप ये क्या हो जाएगा पी क्यू, ये चाप हो जाएगा, त्रिज्या पी से लेकर आई तक, तो पी क्यू बाई पी से लेकर आई तक मतलब पी आई हो जाएगा। तो ये हमारा इतना हो गया, समझ रहे हैं ना। चलिए अब देखिए ऊपर देखेंगे पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू, सभी में पी क्यू है ना, तो पी क्यू को कॉमन कर लेते हैं। तो अगर हम इसमें कॉमन करते हैं इसमें पी क्यू को, तो यहाँ पे पी क्यू कॉमन कर लेते हैं, तो इसमें क्या बचेगा 1 अपान पी सी माइनस 1 अपान पी ओ, ये बचेगा इक्वल टू, यहाँ पे ये हमारा म्यू है तो म्यू हमने लिख दिया। इसमें अगर हम पी क्यू को कॉमन करते हैं तो पी क्यू कॉमन हो गया, तो इसमें क्या होगा 1 अपान पी सी और माइनस 1 अपान पी आई होगा, ये हमारा इतना हो जाएगा ना। अब पी क्यू से ये पी क्यू कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया ना, तो अब क्या बचेगा ये हम यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे अगर हम पी क्यू कैंसिल हो गया तो 1 अपान पी सी और माइनस 1 अपान पी क्यू, देखिएगा 1 अपान पी सी माइनस 1 अपान पी ओ है, सॉरी, तो पी ओ हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये पी ओ है। इक्वल टू है, इक्वल टू म्यू है तो म्यू हमने लिख दिया, म्यू है तो म्यू हमने लिख दिया है। अब फिर से 1 अपान पी सी माइनस 1 अपान पी आई, तो 1 अपान फिर क्या है 1 अपान पी सी और माइनस 1 अपान पी आई है। तो ये देखिए अभी तक हमने यहाँ तक कर दिए हैं, यहाँ तक हमने कर दिया, यहाँ तक कोई भी दिक्कत आपको, आप सभी में से किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए ना, ठीक है। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा यहाँ पे कि ये बताइए, ये अलग में कलर ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा, आप बताइएगा। ये देखिए ये हमारी क्या है, ये ध्रुव है और ध्रुव से ये वक्रता केंद्र की, ये वक्रता केंद्र है, तो ध्रुव और वक्रता केंद्र मतलब पी सी का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, आर आएगा कि नहीं जी,
पी से ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जो है r। तो r से हमने दर्शा दिया। फिर दूसरी बात, ये हमारा प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब की दूरी को हम किससे दर्शाते हैं, v से। तो यहाँ से p से लेकर i तक की दूरी होगा वो v हो जाएगा। और ये हमारा वस्तु है, तो ये वस्तु p से लेकर o तक की दूरी को u से प्रदर्शित करते हैं, तो ये u की दूरी हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी जी। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे हम शॉर्ट में यहाँ पे लिख दे रहे हैं, मैं आप समझिएगा। यहाँ से P से लेकर C तक की, PC का जो वैल्यू आया ये R आया, पर माइनस में लिखेंगे R। माइनस R क्यों? क्योंकि अगर हम इस ओर जो भी दूरी नापते हैं वो माइनस में लिया जाता है, इसलिए माइनस हो जाएगा। फिर P से लेकर I तक, PI का जो वैल्यू होगा वो माइनस भी हो जाएगा। क्यों माइनस? क्योंकि इधर माप रहे हैं इसलिए। फिर P से लेकर O तक की जो दूरी होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस U हो जाएगा। दूरी माइनस में ही होता है, तो ये हमने ले लिया। तो ये हमारा एक चीज़ें हमें यहाँ से, ये चीज़ें यहाँ से मिली। अब चलिए इसको मान रखते हैं, PC की जगह पर -R। तो PC के जगह पर देखिएगा यहाँ पे 1/, अब PC की जगह पर -R है तो ये -R लिखेंगे। फिर -1/, PO के जगह पे क्या लिखना है, तो देख लीजिए PO के जगह पर -U लिखना है, तो ये -U हम कर देते हैं। फिर म्यू है तो म्यू, और फिर यहाँ पे 1/, PC का वैल्यू अभी हमने रखा था -R, तो -R कर दिए। ये -1/PI है, PI के जगह पर PI का मान क्या है जी, तो PI का मान है -V, तो ये हम -V कर देते हैं। बात समझ में आ रहा है ना, ठीक है। उसके बाद सॉरी सच, चलिए ये 1/, ये -1/R है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 1/U हो जाएगा, ये म्यू हो जाता है। ये 1/ क्या हो जाएगा, ये -1/R हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 1/V हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहली बात, इतना हमारा आ गया जी, इतना हमारा आ गया ना, ठीक है। इतना तो हमारा यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब हम इसमें क्या ही कर देंगे, अब देखिए इसमें हम क्या कर दे सकते हैं, यहाँ पे अगर ये म्यू को इसमें हम गुणा करा देते हैं तो देखिए क्या चेंज होगा। यहाँ पे ये -1/R है और +1/U है, ये म्यू इसमें गुणा होगा तो μ/R हो जाएगा, बट ये माइनस में होगा, ये आप याद रखेंगे, ये माइनस में होगा। म्यू माइनस है ना, तो -μ/R और प्लस ये म्यू इसमें गुणा होगा तो μ/V हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। अब देखिए ये μ/R है, ये इधर हम भेजते हैं, और ये प्लस में है 1/V, इसको हम इधर भेजते हैं। तो अगर हम इसको इधर भेजते हैं, इस वाले को इधर भेजते हैं, तो देखिए यहाँ से ये क्या हो जाएगा, अगर मैं कहूँ तो ये माइनस, ठीक है। देखिए इस वाले को ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में होगा ना, तो इसी को पहले लिख देते हैं μ/R हो जाएगा, μ/R हो जाएगा। और ये -1/R है तो ये -1/R लिख दिए, ठीक है ना। और ये हमारा इक्वल टू, ये इधर क्या है, μ/V है पहले से, और ये माइनस प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये -1/U हो जाएगा। तो ये जो हमारा मिला ना, ये हमारा जो फॉर्मूला मिला, यही फॉर्मूला किसका है जी, यही फॉर्मूला है हमारा, यही फॉर्मूला है इसका, यही फॉर्मूला है गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र का। तो या तो यहाँ तक कर लीजिए, ये यहाँ तक कर दीजिए तो भी सही है, या इसी को आगे बहुत सारे बुकों में अब क्या किया गया है, इसको बढ़ा दिया गया है। कैसे बढ़ाया गया है समझिएगा, इन दोनों R का लॉसल ले लिए हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों R का लॉसल लेंगे तो R हो जाएगा। अब R से R कैंसिल हो जाएगा तो म्यू हो जाएगा ऊपर, तो ये म्यू, अब फिर से R से R कैंसिल तो -1 हो जाएगा, तो μ/1 हो जाएगा। और इक्वल टू इधर क्या है, इधर क्या है, μ/V है तो μ/V हो जाएगा, और इधर क्या है, μ/U है तो μ/U हो गया। तो किसी किसी बुक में ना यहाँ तक ये किया गया है, किसी किसी बुक में यहाँ तक ये भी किया गया है कि μ/R, ठीक है, ये इतना इस तरीके से किया गया है, μ/R इक्वल टू
म्यू माइनस 1/r इक्वल टू म्यू बाई वी माइनस म्यू बाई यू। अब किसी किसी बुक में यहाँ तक नहीं, किसी किसी बुक में कंफ्यूजन के लिए फिर देखिए क्या किया गया है, यहाँ पे ऐसे कर दिया गया 1/r अकोष्ट में म्यू माइनस 1 कर दिया गया है। अब फिर से यहाँ पे क्या कर दिया गया, म्यू बाई वी और माइनस म्यू बाई यू। तो ये इस तरीके से कर दिया गया है। तो ये तीनों फॉर्मूले एक ही हैं, थोड़ा सा अंतर किया गया है। यहाँ पे देखेंगे तो ये म्यू माइनस 1 है, ये अभी गुणा करेगा 1 में तो यही ना होगा जी, तो फिर से वही हो जाएगा, इधर वाला तो सब सेम ही है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ये हमारा प्रूफ हो गया। बशर्ते आपको समझना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, हाँ जी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अगला, अपनी जो कुर्सी की पेटी है उसको बांधे तो हुए है ना, सरक तो नहीं गया ना। अगर सरक गया होगा तो फिर से बांध लीजिए, क्योंकि अब उससे भी ज़्यादा हार्ड आने वाला है एक जो हम कह सकते हैं डेरिवेशन। डेरिवेशन हार्ड ही होते हैं दोस्त, मैं क्या ही करूं, डेरिवेशन हार्ड ही होते हैं, हार्ड हैं भी। अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप याद ना रखें तो आपको करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बट मेरा काम है आपको कराना, जितना सिंपल से हो सके उसको बताना, तो उतना हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब बशर्ते ये 5 नंबर वाले टॉपिक है, हार्ड है, सभी नहीं कर पाएंगे स्टूडेंट, ये भी मैं जानता हूं। इसीलिए तो कहते हैं कि सभी टॉपर भी नहीं बन सकते, ये सही बात है जी। सभी टॉपर बनते हैं नहीं बनते हैं जी, कुछ ही क्यों बनते हैं, क्योंकि कुछ ही मेहनत किए हुए हैं उस लेवल का जिस लेवल के टॉपर बनने के लिए चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो टॉपर नहीं बने हुए हैं वो पढ़े नहीं है, वो भी मेहनत किए हुए हैं। बट टॉपर के लिए जो चीजें, जो त्याग चाहिए, जो मेहनत चाहिए, वो उन्होंने नहीं किया, इसलिए वो टॉपर नहीं है आज। इसलिए मैं कहूंगा कि आप भी उस लेवल का मेहनत कीजिएगा। इन सभी डेरिवेशन से घबराइएगा नहीं, परेशान नहीं होइएगा, और ऐसा नहीं कि हौसला को तुरंत हार जाना है कि भैया हमसे कैसे होगा। ये सोचेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है, ठीक है। चलिए, तो अब हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन को बहुत सारे स्टूडेंटों को बहुत ही कुछ सीखने को इससे मिलेगा। ये आपको डेरिवेशन हम करा रहे हैं, इसमें 3 चीजें हम बताएंगे आपको। सबसे पहले कह रहा है कि पतले उत्तल लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र लिखिए। फिर यहाँ पे कह रहा है लेंस मेकर सूत्र, यहाँ पे लिख लीजिए पतले उत्तल लेंसों के लिए लेंस मेकर सूत्र का व्युत्पन्न कीजिए। तो चलिए हम करके बताते हैं, कौन कहाँ तक करेंगे, सब एक ही है जी। अभी हम बताते हैं आपको लेंस मेकर सूत्र या पतले लेंसों के लिए अपवर्तन का सूत्र क्या होता है। तो देख लीजिए यहाँ पे लिखा गया, माना एक पतला लेंस है जो 2 सतह AB और CD से मिलकर बना होता है। लेंस जो होते हैं वो कम से कम 2 सतहों से मिलकर ही बने होते हैं, ठीक है ना, ये बात आप याद रखेंगे। चलिए मैं यहाँ पे बना दूं फिगर, यहाँ पे बना देते हैं साइड में। तो देखिए सबसे पहले सपोज डेट ये हमारे पास एक, हम यहाँ पे लेंस ले लेते हैं, यह हमारे पास लेंस है, यह हमारे पास उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस है ये बीच का ये साइड है। देखिए कोई भी लेंस होता है 2 सतहों से मिलकर बना होगा, तो इसकी ये बीच वाले से इसकी इधर वाले को हम मान लेते हैं सपोज डेट AB सतह है, और इसके इधर वाले को हम मान लेते हैं CD सतह है, ये हमने मान लिया, ठीक है। उसकी बाद हम ये कह रहे हैं कि इसका ये हमारा मुख्य अक्ष है, ये इसका मुख्य अक्ष है, ठीक है। अब मुख्य अक्ष पर यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ पर ये हमारा एक यहाँ पे एक बिंदु है जो है P, ठीक है। यहाँ पे एक बिंदु है P, और इस बिंदु P से, बिंदु P नहीं मानते हैं, इसको बिंदु O कर लेते हैं, ठीक है। वैसे कुछ भी मान सकते हैं बट O हम कर लेते हैं। अब जो ये हमारा बिंदु O है ना, कोई अलग कलर ले लें, हाँ देखिए अब इस बिंदु O से सपोज डेट ऐसा हम मानते हैं, इस बिंदु O से पहली प्रकाश किरणें इस तरीके से चलती हैं, तो इस बिंदु O से इस तरीके से प्रकाश किरणें जा रही हैं, और सपोज डेट ऐसा हम मान के चलते हैं कि ये AB सतह से टकराएंगी, पहले जाएंगी तो AB सतह से ही न टकराएंगी। तो सपोज डेट हम मानते हैं कि जो ये CD सतह है अगर ना हो,
अगर नहीं होगा तो ए बी सतह से टकराएंगी तो इसका जो प्रतिबिंब होगा वो सपोजिट यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनेगा, जो जिसको यहाँ पे एक प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पे एक प्रतिबिंब बनेगा जिसको हम कहेंगे I1। अगर O से पहली प्रकाश किरणें जाती है और अगर ए बी सतह से टकराएंगी और सपोज डेट ऐसा मानते हैं सी डी सतह ना हो तो इसका I1 प्रतिबिंब बनता है यहाँ पर, ठीक है ना, इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। अब ऐसा जस्ट हम मान लेते हैं कि अब ए बी सतह ना हो और ये सी डी सतह हो, तो अब ये सी डी सतह के लिए ये वस्तु का कार्य करेगा, तो इसके लिए सपोज डेट प्रतिबिंब जो बनेगा ना, इसके लिए जो प्रतिबिंब बनेगा वो यहाँ पे बनेगा। इसके लिए जो प्रतिबिंब वास्तव में नहीं बन रहा है यहाँ पे, ये मैं स्पष्ट रूप से कह दे रहा हूँ, ये वास्तव में नहीं बन रहे हैं, ये वास्तव में नहीं बन रहे हैं। इसको इस कलर से मैं बता दे रहा हूँ, ये वास्तव में प्रतिबिंब नहीं बन रहे हैं, बस ऐसा माना जा रहा है कि ये जो सी डी सतह के लिए जो प्रतिबिंब बनेगा, इस वस्तु का यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा वो I2 बनेगा। यही बहुत सारे स्टूडेंटों को कंफ्यूजन होता है। देखिए यहाँ पे दो प्रतिबिंब बन रहा है, पहला ये ओरिजिनल वस्तु है, तो इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो I1 बन रहा है, और यहाँ पे अब हम मान लेते हैं कि ए बी सतह नहीं है, केवल सी डी सतह है, इधर वाला सतह। तो अब इस वस्तु, ये वस्तु का कार्य कर रहा है सी डी के लिए, तो इस वस्तु का फिर प्रतिबिंब जो बना है वो I2 बना है, ठीक है। यही केवल आपको जानना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि देखिए ये हमारा वस्तु का कार्य करेगा, तो ये हमारा वस्तु के लिए हो गया भी U, ठीक है ना। ये हमारा इधर है, तो देखिए इस वस्तु का ये हमारा प्रतिबिंब बना है, तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, इसके लिए प्रतिबिंब जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा V1। I1 के लिए प्रतिबिंब जो होगा वो V1 हो जाएगा। ये इसके लिए ये इसका जो प्रतिबिंब बना है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये ओनली V हो जाएगा, मतलब I1 के लिए जो प्रतिबिंब बना है वो हमारा V हो जाएगा, ठीक है ना। अब ऐसा मानते हैं कि ये देखिए ये हमारा एक दर्पण है, तो इसकी जो त्रिज्या होती है, वक्रता त्रिज्या, वो R इस दिशा में मानी जाती है। अगर ऐसी होगी तो इसकी त्रिज्या किस ओर, इस ओर माना जाएगा। तो देखिए पहला हमारा ए और ए बी सतह जो इस ओर है, इस ओर, तो इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं सपोज डेट R है, ठीक है, इसकी त्रिज्या। तो ये ए बी सतह के लिए हम R1 मानेंगे, और सी डी सतह है, इसकी त्रिज्या इस ओर होगा, तो सी डी सतह के लिए R2 त्रिज्या हमने इस ओर मान लिया, सी डी सतह के लिए R2। बताइए इतनी बात आपको समझ में आया या नहीं आया? इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छी बात है। तो अगर इतनी बात आपको समझ में आ गया है तो चलिए अब हम एक्सप्लेन करते हैं, सब समझ में आएगा। बस फिगर ही मेन था, फिगर आपको समझाना जरूरी था। अब चलिए सबसे पहले हम एक फॉर्मूला जानते हैं। अब हम यहाँ पे कलर चूज कर लेते हैं और हम बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम गणना स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम जानते हैं, अभी हमने क्या ज्ञात किया, गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। तो चूंकि हम जानते हैं गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र, गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। तो गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र हम जानते हैं। क्या हम जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र अभी हमने यहाँ पे सिद्ध कराया है। ये गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए ही ना अपवर्तन का सूत्र सिद्ध कराया है जी। 1/r इक्वल टू रूट में क्या होता है, माइनस में 1/μ-1 और फिर से μ माइनस भी माइनस 1 माइनस u, ये हमने कराया हुआ है, आपको पता ही होगा, ठीक है ना। तो यही हम लिख देंगे 1/r। गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र होता है 1/r और μ-1, और ये हमारा इक्वल टू क्या होता है, म्यू माइनस भी, म्यू बाई भी और 1/u। ये हमने हमने कराया हुआ है, आपको पता ही होगा। तो ये हम आपको बता दिए यहाँ पे गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। तो इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो ये हमने पहले फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिए, ठीक है जी। तो सबसे पहले यहाँ पे r इक्वल टू इतना होता है, ये बात हमें पता है।
अब सपोज डेट हम अगर इस फॉर्मूले को अपना ए और बी सतह के लिए अगर लागू करें तो ए बी सतह के लिए क्या होगा, तो हम लिखते हैं ए बी सतह के लिए, ए बी सतह के लिए ये फॉर्मूला अगर हम लागू करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी सतह के लिए 1/r1 हो जाएगा। देखिए ए बी सतह के लिए वक्रता त्रिज्या क्या है, r है, तो इसलिए r1 हमने कर दिया। और ये μ-1 है तो μ-1 हमने कर दिया, इक्वल टू ये म्यू बाई ये भी है। तो देखिए ए बी सतह के लिए जो प्रतिबिंब की दूरी है वो v1 है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, v1 लिखेंगे। और ये 1/u है, वस्तु की दूरी u ही है तो u हमने लिख दी है। ठीक है, तो ये हमारा ए बी सतह के लिए सबसे पहले निकल गया है। ये हमारा ए बी सतह के लिए क्या निकला है, ए बी सतह के लिए ये हमने निकाल दिया है अपवर्तन का सूत्र। अब ऐसे ही हम सी और डी सतह के लिए निकालेंगे, तो हम लिखते हैं तब सी डी सतह के लिए। अब अगर हम सी डी सतह के लिए देखें, इस सी डी सतह के लिए देखें तो ये आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि सर सी डी सतह के लिए तो 1/r2 कर दीजिए, और ये μ-1 है तो μ-1 लिख दीजिए। बट ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा। कैसे हम करेंगे जी, यहाँ पे एक चीज आप याद रखेंगे, 1/r2 लिखेंगे सी डी के लिए तो r2 ठीक है, परंतु ये ना म्यू के जगह पर ये 1/, हमारा म्यू हो जाएगा और -1 हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे, म्यू की जगह पर 1/म्यू हो जाएगा, ये आप याद रखेंगे। यही बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूजन रहते हैं। जब हम सी डी सतह के लिए ज्ञात करेंगे ना तो यहाँ पे म्यू जो अपवर्तनांक होगा वो उल्ट, देखिए क्यों अपवर्तनांक की जगह पर 1/म्यू लिख रहे हैं, इसलिए क्योंकि जब हम इधर ए बी सतह के लिए ज्ञात कर रहे थे तो यहाँ पे विरल से सघन की ओर जा रहे थे, तो इसीलिए अपवर्तनांक को हमने म्यू लिखा था। परंतु हम देखेंगे तो अब इधर क्या है, इधर विरल सघन से हम विरल की ओर आ रहे हैं, इसलिए म्यू की जगह पर 1/म्यू लिखा गया है। अगर ज़्यादा ना समझ में आए तो केवल मान लीजिएगा कि सी डी सतह के लिए म्यू की जगह पर 1/म्यू लिखा जाता है। ठीक है ना, इतना आप याद रखेंगे। फिर म्यू है, देखिए म्यू की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 1/म्यू लिखेंगे। फिर हमारा मेन बटा अभी है, तो ये देख लीजिए सी डी सतह के लिए प्रतिबिंब भी होता है तो भी लिख दिए, माइनस इसका u, तो सी डी सतह के लिए जो वस्तु है इसी का ना ये प्रतिबिंब बनाता है, तो ये वस्तु कार्य करेगा ना सी डी के लिए, तो इसकी दूरी v1 हो जाएगा, तो ये हम लिख देंगे यहाँ पर v1। समझ रहे हैं? ये बाबू डीप में जाना पड़ेगा, हलवाबाजी नहीं है डेरिवेशन करना। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व करें तो ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/2 और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 1/μ-1 हो जाएगा। फिर इक्वल टू, ये समझिएगा यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, ये 1 चला जाएगा ऊपर का आएगा, ये भी चला जाएगा म्यू में गुणा कराएगा, तो ये 1/μ/v हो जाएगा, μ/v हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 1/v1 हो जाएगा। तो सबसे पहली बात इतना हमारा इतना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब इतना हमारा हो गया ना तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों पक्षों में म्यू से क्या करेंगे, म्यू से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में हम म्यू से गुणा कर सकते हैं तो हम कर देते हैं। तो देखिए क्या होता है, तो ये हमारा 1/r2 हो जाएगा। अगर इसमें हम गुणा कराएंगे तो ये हमारा μ/μ हो जाएगा, इसमें कराते हैं तो μ/μ हो जाएगा, और इसमें 1 में गुणा कराएंगे तो म्यू हो जाएगा। तो ये हमने ऐसा हो गया। और इसमें अगर हम गुणा कराते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, μ/μ/v, और माइनस इसमें अगर गुणा होगा तो μ/v1 हो जाएगा। इतना होगा ना, ठीक है जी। अब इससे अब हमारा क्या हो जाएगा अगर हम देखें तो इस म्यू से ये म्यू कैंसिल, इस म्यू से ये म्यू कैंसिल हो जाएगा ना। तो अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये 1/r2, ये 1/r2 हो गया, और ये म्यू से म्यू कैंसिल हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस ये म्यू हो गया, और ये हमारा 1/ क्या हो जाएगा, ये हमारा v हो जाएगा, और ये हमारा μ/,
ये हमारा माइनस, ये हमारा म्यू बाई क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा। तो इतनी बात हमारा ये हो गया ना, इसको हम फिर से इसको हम कोष्ठ में बंद करेंगे। देख लीजिए बाबू, तो ये हमने किसके लिए ज्ञात किया है, ये हमारा CD सतह के लिए अपवर्तन का सूत्र क्या, ये फॉर्मूला मिला 1/R2 इक्वल टू 1 माइनस म्यू इक्वल टू 1/V माइनस म्यू बाई V1। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। ये हमारा हो गया ना। तो देखिए हम इसको क्या करते हैं, AB सतह को हम समीकरण फर्स्ट मानते हैं और CD सतह को ना समीकरण 2 मानते हैं। अब अगर दोनों में एक चीज़ सिमिलरिटी आपको मिलेगा, देखिए इसमें क्या आपको सिमिलरिटी मिल रहा है, अगर आप ध्यान से अगर देख रहे होंगे तो इसमें आपको देखिए ये चीज़ें आपको मिल रहा है, ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखिए म्यू बाई V1 मिल रहा है और इसमें अगर देखेंगे तो इसमें भी माइनस म्यू बाई V1 मिल रहा है। तो अगर हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ेंगे या घटाएंगे भी तब भी ये दोनों कट जाएंगे, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है तो कट ही जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो वही अब हम काम करेंगे, समीकरण फर्स्ट को सेकंड को जोड़ते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं समीकरण फर्स्ट तथा 2 को जोड़ने पर, अब देखिए हम जोड़ कर देख लेते हैं क्या बनता है। थोड़ा सा हम इसको पतला पेंसिल लेंगे, पेंसिल को कभी पतला लिया जाता है कभी मोटा। 1/R1 सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ, फिर राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ जोड़ेंगे। तो देखिए 1/R1 और म्यू माइनस 1, तो ये हम लिख देते हैं 1/R1 और म्यू माइनस 1 है तो म्यू माइनस 1 हमने कर दिया। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखा और फिर अब इसको लिखेंगे, तो ये प्लस लिखेंगे 1/R2, ये क्या है हमारा, ये हमारा है 1 माइनस म्यू है, तो ये 1 माइनस म्यू हमने कर दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ जोड़ दिए। अब राइट हैंड साइड को लेंगे तो ये राइट हैंड साइड है म्यू बाई V1 और माइनस 1/U है, तो ये हमारा बीच में प्लस। अब इसको लिखेंगे 1/V है ना, तो 1/V और माइनस 1/म्यू बाई V1। तो देख सकते हैं आपको कि यहाँ पे ये हमारा यहाँ पे म्यू बाई V1 ये प्लस में है, यहाँ पे म्यू बाई V1 माइनस में है। तो सिंपल सी बात है, इस वाले से ये वाला कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो जाएगा। तो जैसे ही कैंसिल होता है उसके बाद अब यहाँ पे क्या बचता है, जैसे ही यहाँ पे कैंसिल हो गया तो अब हम इसको आगे वाले प्रोडक्ट को, अब देखिए हम क्या लिखते हैं इस वाले, अब इस वाले के अब हम इसको अब देखेंगे कैसे लिखेंगे। तो इसको हम क्या कर देते हैं, जैसे ही इतना हो गया तो अब ये 1/म्यू को इसको हम इसमें गुणा करा लेते हैं, म्यू बाई 1 को हम इसमें गुणा करा लेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये म्यू माइनस 1 हो जाएगा बाई R1। दिख रहा है ना, म्यू माइनस 1 गुणा हो गया तो म्यू माइनस 1 R1 हो जाएगा। फिर प्लस में क्या हो जाएगा 1 माइनस म्यू, प्लस में 1 माइनस म्यू और बाई क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इक्वल टू, तो इक्वल टू हम देंगे। फिर इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये पहले हम इसको लिख देते हैं 1/V, प्लस में है तो इसको लिख देते हैं 1/V को, फिर ये माइनस में है ना तो इसको माइनस 1/V लिख देते हैं। ऐसा हमने कर दिया। अब थोड़ा सा बात को समझिएगा, ये देखिए ये 1/म्यू है, ये 1/म्यू है ना, 1/म्यू। अगर इसमें हम माइनस को कॉमन करते हैं, अगर इसमें माइनस को कॉमन करेंगे तो अंदर वाला जो भी है ये प्लस है ना, 1 के पास प्लस है तो ये अब माइनस हो जाएगा, और ये म्यू माइनस में है तो ये अब प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर हमने इसमें माइनस कॉमन किया तो इतना हो जाएगा। अगर हम चाहें तो ये माइनस है तो माइनस लिख दिए, ये म्यू प्लस में है तो इसको हम आगे लिख सकते हैं म्यू, और ये माइनस को पीछे लिख सकते हैं -1। तो हम अगर माइनस को कॉमन करते हैं तो इतनी को इतना लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार इसमें हम माइनस को कॉमन कर लेंगे तो 1/म्यू जो है वो म्यू माइनस 1 में चेंज हो जाएगा। तो यही बात हम यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे देख लीजिए, ये हमारा म्यू माइनस 1 है तो म्यू माइनस 1 बाई R1 हो गया। अब देखिए ये माइनस
अगर हम माइनस को कॉमन करते हैं तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो गया, तो ये माइनस लिख देंगे। और इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, म्यू माइनस 1 लिख सकते हैं। तो यही हम लिख देंगे, म्यू माइनस 1 हम लिख देंगे। लिख दिए ना, समझ रहे होंगे आप। तो एक एक छोटी छोटी बात बता रहे हैं। और ये R2 है तो ये हमने R2 लिख दिए। ये 1/v है तो 1/v, और 1/u है तो 1/u हमने लिख दिए। तो इतनी हमने देखिए अभी तक हमने यहाँ तक इतना कर दिए हैं, ठीक है ना, इतना हमने कर दिया है, ठीक है। अब हम इसको चाहें तो देखिए ये इतना हमने कर दिया है ना, तो इसको हम थोड़ा सा अभी यहाँ पर करते हैं। देखिए ये म्यू माइनस 1 है अब बाई R1, और माइनस ये क्या हो जाएगा, म्यू माइनस 1 है अब बाई R2। ये इतना है ना, म्यू माइनस 1 R1 माइनस म्यू माइनस 1 बाई R2 और 1/v माइनस 1/u। तो ये 1/v और माइनस 1/u। तो इतना हमने कर दिया ना, इतना था ही। अब इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये म्यू माइनस 1 है, इसमें भी म्यू माइनस 1 है, तो इन दोनों को कॉमन अगर हम कर लेते हैं तो कॉमन कर लेंगे तो म्यू माइनस 1 अगर कॉमन हो जाता है तो अब इसमें क्या बचा, तो ऊपर बच गया 1/R1 और माइनस ये 1/R2 हो जाएगा और इक्वल टू 1/v हो जाएगा और माइनस 1/u हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा ना। और यही हमारा क्या है जी, ये जो फॉर्मूला मिला यही हमारा पतले लेंसों के लिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इतना हो जाएगा, ठीक है। बट ये तो हमारा इतना अभी हमने सॉल्व किया है। केवल हमने क्या किया है, पहले हमने गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र लगाया, फिर हमने AB सतह के लिए पहले हमने ज्ञात किया तो ये आसानी से निकल गया। CD सतह के लिए थोड़ा ज्ञात करने के लिए यहाँ तक करें तो ये निकला। अब हमने क्या किया है, AB और CD सतह दोनों को जोड़े हैं, तो यहाँ पे जोड़कर सॉल्व किए हैं तो ये हमारा मिला है। जब मिल गया ना, तो अब ऐसा हम मानते हैं कि जो वस्तु है ये अनंत पर हो। तो जब वस्तु ऐसा मानते हैं तब ऐसा अगर माना जाए कि तब जो वस्तु है, वस्तु अनंत मतलब इन्फिनाइट पर हो। तो जब वस्तु इन्फिनाइट पर होता है तो वस्तु का तो प्रतिबिंब जो होता है ना, प्रतिबिंब जो होता है, प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, मुख्य फोकस। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, मुख्य फोकस F पर बनता है। तो मतलब यहाँ पे ये कहा गया कि वस्तु जो है, वस्तु U जो है वो अगर अनंत पर हो, वस्तु की जो है वो अनंत पर हो, तो जो प्रतिबिंब जो बनेगा ना वो मुख्य फोकस पर बनेगा, जो प्रतिबिंब बनेगा वो मुख्य फोकस पर बनेगा। तो यही अगर वैल्यू हम यहाँ पे रख दें तो क्या हमारा मिल जाएगा, ये देखिए। अगर हम ये वैल्यू रखते हैं तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, म्यू माइनस 1 है, और फिर से यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, 1/R1 हो जाएगा और माइनस 1/R2 हो जाएगा और इक्वल टू ये 1/v के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, F लिख सकते हैं, और माइनस 1/u के जगह पर इन्फिनाइट लिख सकते हैं। जब अनंत से 1 में भाग देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो ये हमारा टोटल इतना 0 हो गया, तो इसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे अब हमारा जो वैल्यू आ गया तो ये क्या हो जाएगा, 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 और रूट में 1/R1 और माइनस 1/R2 और ये हमारा जो फॉर्मूला मिला यही है हमारा लेंस, यही हमारा क्या है, यही है हमारा पतले लेंसों के लिए अपवर्तन का मतलब लेंस मेकर सूत्र, ठीक है। ये हमारा लेंस मेकर सूत्र है जी। मतलब ये हम कह सकते हैं पतले लेंसों के लिए अपवर्तनांक का जो सूत्र है, मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा कुछ, यहाँ पे हम इसको अच्छे से लिखना चाहेंगे जिससे स्टूडेंट समझ पाए। अगर केवल कह दिया पतले लेंसों के लिए अपवर्तन का सूत्र ज्ञात कीजिए तो यहाँ तक लिखेंगे, पतले लेंसों के लिए अपवर्तन का सूत्र। पतले लेंसों के लिए अपवर्तन का सूत्र क्या है, तो यहां तक करके यहां पे प्रूफ लिख दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा।
परंतु इसी में हमसे देखिए कह दिया है कि लेंस मेकर सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। तो लेंस मेकर सूत्र कहे तो यहां तक लिखेंगे और इसको कहेंगे लेंस मेकर सूत्र कहते हैं, इसको कहते हैं लेंस मेकर सूत्र। और यहां पे आप लिख देंगे परिभाषा। अब इसी में आपको कह देता है ना लेंस निर्माता सूत्र बताइए, लेंस निर्माता सूत्र बताइए। तो इसको समीकरण 5 मान लेते हैं और इसको समीकरण 6 मान लेते हैं। तो समीकरण 5 और 6 की तुलना करने पर अगर हम करते हैं तुलना तो देख लीजिए क्या मिलेगा। समीकरण 5 में देखिए, 6 में देखिए 1/f है, तो ये 1/f है। और जो ये -1 म्यू -1 है, 1/r माइनस 1/r2 है, ये किसके बराबर है? तो समीकरण फर्स्ट में देखेंगे ये इतना जो बराबर है किसके, 1/v माइनस 1/u के, मतलब इतना के बराबर इतना है। तो हम लिख सकते हैं ना, बताइए 1/f जो है इतने के बराबर है। तो इसका मतलब हम इसकी तुलना करें तो हम ये लिख सकते हैं कि 1/v माइनस और 1/u हम लिख सकते हैं ना। तो ये हमारा यहीं से समीकरण 5 और 6 को तुलना कर देंगे तो यहीं से हमारा ये फॉर्मूला मिल गया। और इसी को हम कहते हैं लेंस निर्माता सूत्र। इसी को हम क्या कहते हैं, लेंस निर्माता सूत्र। तो देख लीजिए यहां से हमने 3 फॉर्मूले आपको बताए हैं, 3 फॉर्मूले। अभी हम आपको बताते हैं, पहले स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। हाँ जी, ठीक है, चलिए। तो ये आपको समझ में आ गया इतनी बात। यहाँ पे हमने 3 फॉर्मूले बताए हैं। जब अवतल पृष्ठ के लिए पतले लेंसों के लिए अपवर्तन का सूत्र कहे यहाँ तक, लेंस मेकर सूत्र कहे यहाँ तक, लेंस निर्माता सूत्र कहे यहाँ तक कर देना है। मैं आशा करता हूँ कि हमारे क्लास 12 के सभी स्टूडेंट अच्छे होंगे। और फिलहाल हार्ड तो आज टॉपिक हमने कराया है, हार्ड भी लगे होंगे मैं जानता हूँ, बट फिर भी आपको सभी को जितना सिंपल हो सकता था उतना हमने कराने का प्रयास किया है और समझ में आए होंगे। अदरवाइज मैं 3 चीजें कहूँगा हर बार कहता हूँ। सबसे पहली बात, अगर ये हमारा कौन सा था जी, तो ये हमारा डेरिवेशन का पार्ट 3 था। अगर आप चाहते हैं कि इसके आगे और भी जो बचे हुए डेरिवेशन है बहुत ही हार्ड तो वो पार्ट 4 आए, तो कम से कम 51 स्टूडेंट कम से कम कमेंट कर दीजिएगा। मैं इसका जरूर पार्ट 4 कल ही ला दूंगा। तो ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं कि आप पढ़ना चाहते भी हैं डेरिवेशन या नहीं। मुझे कराने में दिक्कत नहीं है, मैं चाहता हूं आप पढ़ें। अगर मैं कराऊं आप ना पढ़े तो उससे क्या ही फायदा। तो अगर आप कहेंगे तो मैं आपको इसका पार्ट 4 भी लाऊंगा। इसके लिए कमेंट सेक्शन में लिखना है डेरिवेशन पार्ट 4 लाइए, इतना आप कह देंगे हम समझ जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टा का लिंक है, वहां पे आप जरूर ज्वाइन हो जाएंगे, फ्री में, एक भी पैसे नहीं लग रहे हैं। तीसरी बात मैं कहूंगा, सभी 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर वाले सभी का लिंक हमने दे दिया है। और इसका पार्ट 1 पार्ट 2 का भी डेरिवेशन का लिंक है, तो वहां पे जाइए, आप अपने अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।